तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीजन के कितनी बुरी तरीके से लगे थे और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद मेंग्यो भी आ गई थी वहां पे डार्क फिनिक्स के लगाने के लिए, जिसके बाद उन दोनों के ही लगने वाले थे कि उससे पहले ही सीजन रिकवर हो चुका था। तो वो सेटिस्फाइंग मेंग्यो के उनके ऊपर धड़ा था 3-4 पंचेस मार के और उसके आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करके वहां से भाग आता है। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वहां से भागने के बाद में सीजन सबसे पहले एक गुफा के अंदर छुप जाता है और वहां पे पूड लगा के अंदर अपनी बॉडी को सोक करता है ताकि वो अपनी फिजिकल को रिकवर कर सके। और फिर डार्क फिनिक्स सीजन से कहता है तुम बड़े कमीने हो यार, तुम बड़ी शांत बैठे हुए थे, यहाँ तक कि तुमने पूरी तरीके से उस औरत के साथ में फाइट भी नहीं की। सीजन बताता है कि मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ था और मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं उसे हरा सकता हूँ या नहीं, और ऊपर से मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैं उसके साथ ज्यादा लड़ता हूँ तो शायद से मैं उन दोनों कमीनों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। डार्क फिनिक्स सीजन से पूछता है तो फिर तुम्हारी अभी फिजिकल कंडीशन कैसी है। सीजन आगे से बताता है कि वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, जिसके बाद वो पूल से बाहर निकलता है, पहले थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज करने के बाद में वो डंबल फॉरवर्ड प्रेस तरक करते हुए एक सामने की तरफ एक पंच मारता है। तो फिर वो पंच इतना पावरफुल था कि वो दीवार को ही तोड़ देता है। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कंट्रोल ब्रो, तुम तो ये पूरी जगह ही गिरा दोगे। तो सीजन आगे से माफी मांगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस दीवार के ऊपर पड़ती है जहाँ पे चट्टान गिरने की वजह से एक गुफा सी बन गई थी और ऊपर से उस गुफा के अंदर से लाइट आ रही थी। तो वो दोनों आगे बढ़ के उस गुफा को जब चेक करते हैं तो फिर डार्क फिनिक्स को पता चलता है कि ये हेवनली ट्रेजर है, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी ने यहाँ पे सोख करके उगाया है, यानी कि यहाँ पे घास फूस उगी हुई है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से उगी है, इसलिए यहाँ के जो भी पेड़ पौधे हैं वो एकदम हाईएस्ट लेवल के हैं। उसी टाइम पे सीजन की नजर एक पाउंड के ऊपर पड़ती है तो वो जाके उसे चेक करता है। तो डार्क फिनिक्स आगे से बताता है कि एकदम प्योर नेचुरल ड्रैगन सलाइवा फ्रेग्रेंस स्प्रिंग है। सीजन अपना मुंह बढ़ाता है उसे पीने के लिए, तो फिर उसे पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा कड़वा है। डार्क फिनिक्स उससे कहता है कि तुम अकल के अंधे हो गुरु, ये रिफाइंड ड्रैगन सलाइवा एसेंस नहीं है, ये ड्रैगन सलाइवा स्प्रिंग है जो कि तुम्हारी सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही स्ट्रेंथन कर सका है, इसे अंदर पगला के यानी कि सोख करके। लेकिन ये जगह काफी ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है बॉडी कल्टीवेटर्स के लिए। जैसे एक लोहे को पकाना होता है, अगर मटेरियल अच्छा नहीं है तो फिर तुम चाहे जितना ज्यादा उससे टेम्पर यानी कि पका वका लो, इसका कोई भी फायदा नहीं है और ये तुम्हारी बॉडी को ही डैमेज करेगा। लेकिन सीजन को क्या फर्क पड़ता था, वो तो सीधा ही पानी के अंदर कूद पड़ता है। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि यार पूरी बात तो बता लेने दो। इसके बाद वो भी स्प्रिंग के अंदर कूद पड़ता है, यही सोचते हुए कि उसे भी अपनी बॉडी को टेम्पर करने की जरूरत है। इसके बाद वो सीजन से कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन इसे ज्यादा देर तक सह सकता है। सीजन इस चीज के लिए मान जाता है, वहीं पे उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। इसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है और हम लोग एक डिसाइपल को देखते हैं। वैसे ये डिसाइपल नहीं था, एक एल्डर था। वो एल्डर याद होगा ना तुम्हें, तो जुआन जन सेक्ट की तरफ से था जो अपने डिसाइपल को लेके सीजन के सेक्ट के अंदर घुसा था उसके स्पॉट को लेने के लिए। खैर इस एल्डर ने सीजन से बदला लेने के लिए एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपने सोल को अपनी डिसाइपल बॉडी के साथ स्विच कर लिया। इसके बाद ये सीक्रेट रियलम के इंस्पेक्शन से बचने के लिए डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर घुस गए, लेकिन इनकी किस्मत वाहियात थी तो ये डायरेक्ट एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह पे टेलीपोर्ट हो गए। खैर इसके बाद ये जब उड़ते हुए जा रहे थे तो फिर इन्हें गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। लालच के चक्कर में बुड्ढा कहता है ये अपॉर्चुनिटी है और सीधा उस गुफा के मुंह के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो तब इस गुफा के अंदर से कई सारे टेंटिकल या फिर बादल जैसा कुछ तो बाहर निकलता है जो कि इसे पकड़ के अंदर ही खींच लेता है। जिसके बाद सिर्फ इसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हम लोग एक एग्जामिनर को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि कई दिन हो चुके हैं, अब टाइम आ चुका है असली टोम्ब के ओपन होने का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पानी के नीचे से एक स्केलेटन जैसी टोम्ब बाहर निकलती है यानी कि कब्र। वहीं पे हम लोग वुजो को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि टेलीविजन ट्रांसेंडेंट की कब्र आखिरकार बाहर आ ही गई है, इसी के अंदर वो ट्रेजर होनी चाहिए। इसके बाद वो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि जिनके अंदर गूदा है वही लोग मेरे साथ आए और अंदर की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। इसके बाद वो और उसका भाई और साथी मेमेंग्यो तीनों अंदर चले जाते हैं। वहीं पीछे की तरफ जो नॉर्मल डिसाइपल्स है वो आपस में ही बात कर रहे थे कि हमें अंदर जाना चाहिए। तो एक डिसाइपल आगे से कहता है कि अगर हम लोगों को फॉर्चून और गोल्डी चाहिए तो फिर हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। शायद ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी में दोबारा न मिले। तो फिर ये सभी भी टोम्ब के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि ये जैसे ही एंटर होते हैं तो इनके ऊपर स्पिरिचुअल एरो से अटैक होता है और उनमें से कई सारे तो मारे ही जाते हैं। जिसके बाद हम लोग दोबारा सीजन को देखते हैं। वहीं पे डार्क फिनिक्स एक दिन से भी ज्यादा टिक नहीं पाया था और वो सीजन से कहता है यार तुम्हें कुछ तो बात है, मुझे एक दिन में नहीं लगा बाहर आने में, तुम यहाँ पे 3-4 दिन से बैठे हुए हो। वहीं पे हम लोग सीजन को देखते हैं और इसकी फिजिकल वैल्यू अभी तक पूरी तरीके से 180 पहुंच चुकी थी। अब सिस्टम ने इसे नोटिफिकेशन देना बंद कर दिया था तो सीजन को भी समझ में आ जाता है कि स्प्रिंग वाटर भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है तो उसे सिर्फ बाहर निकल आना चाहिए। सीजन पूल से बाहर निकलता है और वो डार्क फिनिक्स से कहता है कि उन्हें बाहर निकलते ही सबसे पहले दाव फायर कलेक्ट करनी है, इसके बाद जितने हो सके उतने ज्यादा स्पिरिचुअल मटेरियल वो लोग यहाँ पे रिसोर्स को पूरी तरीके से चूस लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डार्क फिनिक्स सीजन के कोट को पकड़ता है और उसे उड़ाते हुए ले जा रहा था। वहीं पे डार्क फिनिक्स को महसूस हो रहा था कि ऑरा अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। जितना ऑरा पहले महसूस हो रहा था उससे दुगुना हो चुका है। ऐसा लगता है कि दाव फायर पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो सीजन उसे कहता है कि जिस तरफ से ऑरा है उस तरफ चलो चल के चेक करते हैं। जिसके बाद ये लोग भी
उड़ते हुए जाते हैं तो फिर इन्हें भी वो टुम्ब मिल जाती है जो पानी के अंदर से निकली थी। सीसन आगे से कहता है कि मैंने ये जगह पहले तो नहीं देखी थी, ये यहाँ पे हाल ही में आई है। डार्क फिनिक्स आगे से बताता है कि और यहीं से निकल रहा है, शायद से टेलीविजन ट्रांसेंडर यहीं पे ही दफन होगा और यहीं पे ही सारी डाउफायर ग्रो हो रही होंगी, हमें चल के कलेक्ट कर लेना चाहिए। उसी टाइम पे वहाँ पे गिट्टी आती है जिसको हमने पहले भी देखा था, वो इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक ही कर देती है। हालांकि सीसन उसे डॉज कर लेता है। सीसन उसे कहता है कौन हो यार तुम, बता दो एक बार, साला जब देखो तब अटैक ही करती रहती हो, कभी कानों में फुसफुसाओगी, कभी सामने आके खड़ी हो जाओगी। खैर ये गिट्टी सीसन से कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुमसे लड़ने के लिए, अब तुम आ ही गए हो तो फिर मेरे साथ एक डुबल कर लो। इसके बाद सीसन पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे तुम शुरुआत से क्यों टारगेट कर रही हो, जिसपे गिट्टी अटैक करते हुए कहती है कि मॉर्टल बीइंग्स क्वालिफाइड नहीं है सब चढ़ने के लिए, अगर तुम्हारे दिल में हिम्मत है तो मुझे हरा के पूछ लो। इसके बाद ये अपने पास एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालती है और सीसन के ऊपर अटैक करती है। सीसन जल्दी से पीछे हट के उसे डॉज करता है और पीछे खिसक जाता है। डार्क फिनिक्स सीसन को बताता है कि थोड़ा संभल के, इसके ऊपर जो स्पेशल ऑरा है पता चलता है कि ये उन तीनों से कमजोर नहीं है। इसके बाद गिट्टी दोबारा सीसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और ये अपनी नाइफ से सीसन के गले के ऊपर अटैक करती है। हालांकि सीसन सिर्फ उंगली का यूज करते हुए ही उसके आर्टिफैक्ट को ब्लॉक कर लेता है। इससे वो लड़की हैरान होती है और अपने मन के अंदर सोचती है अगर मुझे पहले पता होता कि इसके अंदर इतना दम है तो फिर मैं अपना खुद का आर्टिफैक्ट लेके आती। जैसा कि मैंने सोचा था कि कोई ऑर्डिनरी वेपन इसके खिलाफ काम नहीं आएगा। उसी टाइम पे सीसन इसके ऊपर हुक मारता है तो ये उड़ते हुए दूर चली जाती है और सीधा एक चट्टान से टकरा जाती है। वह गिट्टी आगे से कहती है बुरा नहीं था, जैसा कि टीचर ने कहा था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि जब ये अपने सामने देखती है तो सीसन और डार्क फिनिक्स वहां से गायब हो चुके थे, वो दोनों सीधा टोब के अंदर घुस गए थे। तो ये भी उनके पीछे जाते हुए कहती है कि भागो नहीं, मुझसे कम से कम एक बार फाइट तो करके जाओ। वह हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि नीचे भागते हुए जा रहा था, ये कहते हुए कि अगर हम उसके साथ ज्यादा फाइट करेंगे तो और भी कल्टिवेटर्स यहाँ पे भागते हुए चले आएंगे और हमें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं चाहिए। उसी टाइम पे टोम्ब के ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नीचे से कई सारे नुकीले चट्टाने बाहर निकलती हैं। हालांकि सीसन उसे आसानी के साथ डॉज कर लेता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक जगह से स्टीम बाहर निकलती है जो कि इन लोगों को ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जाती है। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता है कि ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर नीचे गिर रहे हैं, लेकिन ये एक साइड नीचे की तरफ गिर रहे हैं। डार्क फिनिक्स आगे से बताता है कि ये ड्रैगन लेयर है जो कि एक तरीके का ट्रांसमिशन है और नीचे की तरफ एक कोर है जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के लिए ही बना है। डार्क फिनिक्स के आगे से पसीने छूट जाते हैं और वो आगे से कहता है कि टोम का जो भी मालिक है बुद्धि के मामले में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। उसने साला यहाँ पे इस तरीके का ट्रैप बनाया है कि कोई भी आए मरेगा तो पक्का ही। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि साला अपनी कब्र के अंदर कौन ऐसे ट्रैप्स लगाता है। वह भी नीचे की तरफ जो लावा था वो इतना ज्यादा कैपेबल था कि किसी मानियाना कल्टीवेटर को भी पिघला दे। तो सीसन डार्क फिनिक्स से कहता है तो फिर मुझे जल्दी से पकड़ो, यहाँ से उड़ा के कहीं और लेके चलो, मैं सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तो डार्क फिनिक्स आगे से बताता है इसका कोई भी फायदा नहीं है, ड्रैगन लेयर ने यहाँ पे एक पावरफुल एयर करंट बना दिया है जो कि इन्फर्नल कोर ऑफ डिस्ट्रक्शन से बन रहा है। जब तक यहाँ पे कोई एक्सट्रीमली हाई कल्टीवेटर जो कि फ्लाइंग टेक्निक के अंदर मास्टरी करी हो वो नहीं आता है तो फिर यहाँ से बचने का कोई भी चांस नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। और डार्क फिनिक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो फिर मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। मैंने बोला था कि एक स्टीम आती है जो सीसन को ऊपर लेके जाती है, तो वो स्टीम इसी लावा से जनरेट हुई थी और वो स्टीम पहले तो ऊपर जाती है जिसके बाद घुमा के वो लावा की तरफ नीचे आ जाती है। तो सीसन इसी तरीके से नीचे गिर रहा है, पहले वो ऊपर गया फिर नीचे। डार्क फिनिक्स तो मरने के लिए रेडी था, वो आंखें भी बंद कर लेता है, लेकिन सीसन मरने के लिए नहीं रेडी था और वो आगे से कहता है मरते दम तक ट्राई करूंगा। जिसके बाद वो क्विक पंचेस का इस्तेमाल करते हुए लावा की तरफ धड़ाधड़ पंचेस मारने लगता है। वहाँ पे फोर्स की वजह से लावा इधर उधर उछलने लगता है और उसके नीचे एक गेट सा आ जाता है। डार्क फिनिक्स जब उस गेट की तरफ देखता है तो वो आगे से बताता है कि ये डोर कर्ब के तहखाने का होगा। जिसके बाद वो सीसन से कहता है कि तुम इसी तरीके से पंचेस को मारते रहो और लावा को सेंटर में मत आने देना। सीसन इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद डार्क फिनिक्स ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो जल्दी से दरवाजे के ऊपर जाता है। लेकिन जब वो दरवाजे को छूता है तो फिर उसे पता चलता है कि इसके ऊपर एक सीक्रेट फॉर्मेशन है जो कि एशियन टाइम से है। इस जनरेशन का कोई भी बंदा इस सीक्रेट फॉर्मेशन को खोल ही नहीं सकता है, लेकिन किस्मत से डार्क फिनिक्स एशियन टाइम से आता है जो अभी की जनरेशन के अंदर जिंदा है। तो उसके लिए इस फॉर्मेशन को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज करता है और फॉर्मेशन को ओपन कर देता है और वो सीसन से कहता है जल्दी आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। तो सीसन जल्दी से उस दरवाजे से अंदर घुस जाता है और थोड़ी देर में लावा दोबारा दरवाजे को कवर कर लेता है। इसके बाद वो दोनों जब चैम्बर के अंदर आते हैं तो ये सच में तहखाना ही था और डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि जरा इसे देखो। और जब सीसन उस चीज को चेक करता है तो फिर पता चलता है कि ये एक श्राइन है। डार्क फिनिक्स सीसन को बताता है कि ये कुछ ग्रेट कल्टीवेटर्स की श्राइन है जो वो मरने से पहले यहाँ पे छोड़ के गए हैं। अब इसके अंदर उनकी डिवाइन कॉन्शियसनेस होगी ताकि वो अपनी टेक्निक्स को फ्यूचर जनरेशन के हवाले कर सके और उन्हें सिखा सके। तुम काफी ज्यादा लकी हो, जल्दी से श्राइन को ओपन करो और उनकी टेक्निक्स के मजे लो। सीसन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो जल्दी से उस श्राइन को खोलता है तो फिर उसके अंदर से एक ग्रेट कल्टीवेटर की कॉन्शियसनेस बाहर निकलती है। अब यहाँ से ही मार्वा अपने रुख बदलने लगती है क्योंकि ऑथर को चुल मुच गई है टाइम ट्रेवल
ट्रेवलिंग की। खैर ये कॉन्सियसनेस बाहर निकलती है और सीसन को बताती है कि ये दोबारा फेल हो गई। ये सीसन को ये भी बताती है कि जब ये छोटा था तब ये एक रिफ्ट के अंदर फंस गया था, जिस वजह से ये इस दुनिया के अंदर आ गया। सीसन अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये इस दुनिया से नहीं है तो फिर ये बिल्कुल मेरे जैसा ही हुआ। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है, रिफ्ट, मैंने एशियंट टाइम्स में इसके बारे में कुछ रिसोर्स के बारे में ढूंढा था जो एशियंट रियल्स के अंदर थी। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि चालू कर लो। ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स यानी कि अपने आकाश गंगा की तरह ही है। अब इस पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के अंदर हजारों दुनियाएं और हजारों कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट को तुम एक तरीके से प्लेनेट समझ सकते हो और हर एक प्लेनेट दूसरे से अलग है और उनकी अलग अलग बैरियर्स हैं। जैसे कि मून की ग्रेविटी अलग है और अर्थ की अलग। अब हर एक कॉन्टिनेंट को डिवाइन कॉन्टिनेंट कहा जाता है और वो लोग जिस कॉन्टिनेंट के अंदर है वो भी डिवाइन कॉन्टिनेंट ही है और इनके जैसे और भी कई सारे कॉन्टिनेंट हैं। लेकिन सीसन का जो कॉन्टिनेंट है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और यहाँ पे हर एक मॉर्टल चीज स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटेन करके कल्टीवेट कर सकती है। लेकिन सिर्फ कुछ ही कल्टीवेटर हैं जो इमोर्टलिटी को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अब ये कॉन्सियसनेस यहाँ पे एक बम फोड़ती है, ये बताते हुए कि इमोर्टलिटी को अचीव करना इतना आसान नहीं है। इमोर्टलिटी की जो लास्ट स्टेज होती है उसे अचीव करने के लिए एक ब्रेक थ्रू मेथड होता है जिसको ये कॉन्सियसनेस वाला कल्टीवेटर असेंड करने की कोशिश कर रहा था इमोर्टल टेलीविजन के जरिए, जो कि एक रेयर रिफ्ट थी जो दोबारा अपीयर होने वाली थी। लेकिन बदकिस्मती से ये कॉन्सियसनेस वहाँ पे हार गई और टेलीविजन को फेल कर गई और मारी गई। सीसन यही सोचता है कि क्या इसके ऊपर किसी ने अटैक किया था रिफ्ट के अंदर से, तो फिर ये फेल कैसे हो गया। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि कोई जरूरी चीज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कॉस्मिक टेलीविजन जो किसी बाउंड्री रिफ्ट से आया हो। बाउंड्री रिफ्ट अचानक से आती है और अचानक से गायब भी हो जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उसका सामना नहीं किया, लेकिन ये ग्रेट कल्टीवेटर 2 बार कर चुका है। मैं ये कहना तो नहीं चाहता कि ये लकी है या अनलकी, ये कुछ भी हो सकता है। कॉन्सियसनेस जाते हुए उन दोनों को बताती है कि उसने अपना दाव फ्रूट रिफाइन करके उसको होली हार्ट दाव फायर के अंदर बदल दिया है, जो कि इस मेन चेंबर के अंदर है। अगर वो लोग उसे ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं तो वो लोग बैक डोर से सीधा जाके सीक्रेट चेंबर के अंदर उसे ले सकते हैं। डार्क फिनिक्स आगे से खुश होते हुए बताता है कि होली हार्ट दाव फायर बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होती है, यहाँ तक कि दाव फायर से भी ज्यादा। ये पूरी तरीके से होली एसेंस है एक दाव का। अगर कोई भी उसे अच्छे से कल्टीवेट कर लेता है तो वो बड़े आराम से बिना किसी परेशानी का सामना करे टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज तक जा सकता है। इसलिए डार्क फिनिक्स सीसन का हाथ पकड़ता है और भागते हुए बैक डोर की तरफ जाने लगता है। खैर इसके बाद हम लोग इन नमूनों को देखते हैं और ये भी उस चेंबर तक आ जाते हैं जहाँ पे होली हार्ट दाव फायर है, बेसिकली मेन चेंबर। ये लोग जैसे ही मेन चेंबर के अंदर होते हैं तो वो जो आगे से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक आने के लिए इतने ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। माँ कसम, जिस किसी ने भी ये टोम बनाई है वो आर्किटेक्चर का बाप है। इसके बाद इसका छोटा भाई कहता है, ब्रदर वो देखो वहाँ पे होली हार्ट दाव फायर है। मेंग्यू और बाकी लोगों की नजर भी होली हार्ट दाव फायर के ऊपर जाती है और वो सभी लोग कहते हैं कि अगर मैं इसे पालूं तो फिर मैं एक इमॉर्टल बन सकता हूँ। वहीं पे मेंग्याओ सिर्फ खड़े खड़े देख ही सकती थी। मेंग्याओ अपने मन के अंदर यही सोचती है कि वो जुनजिया सेक्ट की पहली बंदी है जो यहाँ पे आ पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यहाँ पे कंपटीशन है। वहीं पे वूजो का छोटा भाई आगे से कहता है कि अगर किसी ने भी आगे कदम बढ़ाया तो माँ कसम मैं उसे गेट के बाहर फेंक दूंगा। वूजो पीछे मुड़ के अपने छोटे भाई से कहता है कि इन कमीनों की चिंता न करो, ये किसी काम के नहीं है, बस तुम मेंग्याओ के ऊपर नजर रखो। और रही बात बाकियों की, तो फिर वूजो अपने पास से अपनी शॉट को रिलीज करता है जो कि उसका फेवरेट शॉट और आर्टिफैक्ट है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये मिड हैविक ग्रेड की बैटल वेपन है। वो जो अपने मन के अंदर सोचता है कि हर कोई मेरी शॉट देख के ही डर गया है। जिसके बाद ये टोम्ब के ऊपर कदम रखता है और अपना हाथ होली हार्ट दाव फायर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मेरी हो। वहीं पे मेंग्याओ अपने मन के अंदर सोच रहे थे क्या उसे यहाँ पे कोई कदम वदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब वो अपने सामने ज़ीचैंग को देखती है तो वो यही सोचते हैं इसकी कल्टीवेशन भले ही मेरे बराबर की है लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे से काफी आगे पीछे हैं। इसके ऑरा मुझे वही वाइब दे रहा है जो मुझे वूजो के ऑरा से मिलती है। वहीं पे ज़ीचैंग मेंग्याओ से कहता है कि कदम न बढ़ाना, पैर काट दूंगा। वहीं पे लोग वूजो को देखते हैं जो बिल्कुल खुश था, लेकिन उसे पल एक झटका होता है और खट से पूरा ऑरा फैल जाता है और ये सभी बिल्कुल एक जगह पे जम जाते हैं। वूजो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि पीछे की तरफ जो लोग थे वो भी नहीं हिला पा रहे थे। और मैं तुम लोगों से जिस सेटिस्फैक्शन लेवल की बात कर रहा था पिछले एपिसोड में, अब वो तुम लोगों को मिलेगा। उसी टाइम पे वोजो को दिखाई देता है कि साइड से एक पत्थर का दरवाजा खुला है और कोई तो वहां से बाहर निकल रहा है। शायद इसी वजह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हुआ होगा। हम लोग देखते हैं कि उस टनल से सीसन और डार्क फिनिक्स ही बाहर निकलते हैं और उसी टाइम पे सीसन की नजर वोजो के ऊपर पड़ती है। वोजो जब सीसन की तरफ देखता है तो वो यही सोचता है ये मरा नहीं, ये जिंदा कैसे है। खैर सीसन डार्क फिनिक्स से पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सभी पैरालाइज
पैरालाइज हो गए हैं, बेचारे हिल नहीं पा रहे हैं। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि शायद से इस जगह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद डार्क फिनिक्स की नजर होली हार्ट डाउफायर के ऊपर पड़ती है और वो आगे से कहता है ये बिल्कुल अलग है, इसका रंग और उसका ऑरा बिल्कुल अलग है डाउफायर के मुकाबले में। इसके बाद डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि इसे लो और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन सीसन उस कब्र के सामने जाके एक्सरसाइज करने लगता है। डार्क फिनिक्स आगे से पूछता है गुरु क्या कर रहे हो? तो सीसन आगे से कहता है मैं ये सोच रहा हूँ इस कॉफिन के अंदर पक्का वो ग्रेट कल्टीवेटर की बॉडी होगी, अगर हम उसकी लाश को अपने साथ ले चले तो हमें कितना फायदा होगा। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है यार तुम तो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, अभी उसी कल्टीवेटर ने हमें बताया कि इस टनल से आओगे तो फिर तुम्हें होली हार्ट डाउफायर मिलेगी, अगर हम लोग उसके बताए रास्ते पे ना आते तो अब तक ये लोग उड़नछू हो जाते पापा की परी की तरह। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो क्रॉप्स है वो टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेज के ग्रेट कल्टीवेटर का है, जिसके ऊपर कई सारे प्रोटेक्टिव तलिस्मा लगे हुए हैं और अगर एक भी बिजली उनकी हमारे ऊपर गिरी हम लोग एक झटके के अंदर ही मारे जाएंगे। हमें थोड़ी बहुत इज्जत दिखानी चाहिए उस ग्रेट कल्टीवेटर के लिए, छोड़ दो भाई उसकी लाश को तो छोड़ दो कम से कम। तो सीसन आगे से कहता है ठीक है हम लोग सिर्फ उसकी होली हार्ट डाउफायर लेंगे, लाश को यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन डार्क फिनिक्स आगे से कहता है अभी नहीं, यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि होली हार्ट डाउफायर से भी जरूरी हैं, हमारा कुछ बाकी काम है जो पूरा करना है। जिसके बाद वो चलते हुए मेंग्यो के सामने जाता है तो मेंग्यो से कहते हैं कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं, मेरे पास लाइफ सेविंग फॉर्मेशन है अभी भी, इस सिचुएशन के अंदर मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश न करना। तो जानते हो डार्क फिनिक्स आगे से क्या करने वाला था? वो मुंह के अंदर इकट्ठा करता है थूक, वो भी बहुत सारा, और मेंग्यो के ऊपर थूक देता है बिल्कुल पिचकारी की तरीके। एंड डैम दिस इज सो सेटिस्फाइंग, सुकून का नाम सुना है वो मिल रहा है मुझे। इसके बाद सीसन भी अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए जाता है, वो जो उसे पहले कह देता है कुछ गला सलन ना करना, नहीं अगर मैं यहाँ से निकला तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, डर देख रहे हो कितना है। तो सीसन आगे से लाड उठाता है और उसकी गोटों में दे मारता है धड़ाम से, और इतना काफी नहीं था तो वो धड़ाम धड़ाम से लाते ही मारते रहता है। इसके मुंह से खून आ जाता है लेकिन बंदा एटीट्यूड नहीं छोड़ता, जी फटे तो फटे लेकिन एटीट्यूड ना घटे। और ये सीसन से कहता है कि ज्यादा उड़ो नहीं, तुम मेरे अभी तक डिफेंस को भी नहीं तोड़ पाए हो। तो सीसन आगे से कहता है अच्छा। जिसके बाद वो अपने हाथ को उठाता है और इसके बॉडी के अंदर घुसा के वो जो कि स्टोरेज रिंग बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि अगर यार तुम इतने महान हो इतने स्ट्रांग हो तो तुमने काफी ज्यादा माल लूटा होगा दूसरे लोगों से, अब ये मेरा हुआ। वो जो आगे से कहता है काफी बेशरम हो। तो सीसन भी आगे से कह देता है मैं बेशरम हूँ तो तुम महा बेशरम हो, मेरे ऊपर अटैक करके मेरी स्क्विड किसने लूटी थी। इसके बाद डार्क फिनिक्स सीसन के पास आता है और आगे से कहता है यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है, जो हिसाब किताब बेइज्जती सब पूरा हो चुका है, अब यहाँ से निकलना है बस। इसके बाद डार्क फिनिक्स सीसन को दोबारा बताता है कि जैसे ही हम लोग इस डाउफायर को उठाएंगे वैसे ही रेडिएशन ऑफ हो जाएगा, तो हमें जितनी सून हो सके उतनी सून यहाँ से भागना पड़ेगा। इसके बाद डार्क फिनिक्स आगे बढ़ता है और वो स्टोरेज रिंग के अंदर डाउफायर को जैसे स्टोर करता है तो ये तुरंत वहां से इतनी स्पीड से भागते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था। वो जो जैसे ही हिलता है तो वो भी उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पे उस कब्र के अंदर से आवाज आने लगती है, इसलिए वो जो पीछे मुड़ के उस कॉफिन की तरफ देखता है तो वो कॉफिन आगे से हिलने लगा था। जीचंग आगे से बताता है कि मुझे इसके अंदर से उस टेलीविजन ट्रांसेंडेंट स्टेजर की खुशबू आ रही है और इसका ऑरा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो जो आगे से कहता है भूत तो नहीं यार, मुझे बहुत सा डर लगता है। इसके बाद वो कॉफिन धीरे धीरे करके खुलने लगता है तो उसके अंदर से और ज्यादा ओमनिवोरस ऑरा बाहर निकलने लगता है। इसके बाद आखिरकार वो दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से टेलीविजन ट्रांसेंडेंट कल्टीवेटर बाहर निकलता है। सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये तो दोबारा जिंदा हो गया। मेंगियो आगे से कहता है कि ऐसा इसलिए होगी क्योंकि होली डाउफायर अब चोरी हो चुकी है तो कोफन के ऊपर से सील हट चुकी है। खैर ये ट्रांसेंडेंट बीइंग जैसे ही बाहर निकलता है तो ये इन लोगों के ऊपर हमला ही करने वाला था, तो ये जान बचाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंट बीइंग इन्हें कहां जाने देने वाला था और वो एंट्रेंस के ऊपर पत्थर गिरा के रास्ता ही ब्लॉक कर लेता है। साले तोड़ो भागो वहां से, इतने बड़े कल्टीवेटर हो क्या नाम के हो। खैर वो जो पीछे मुड़ के आगे से कहता है कि ये बस सिर्फ एक लाश है, इसके अंदर हल्की फुल्की सी जान बची है, अगर हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ही हम लोग यहाँ पे जिंदा रह पाएंगे। इसके बाद हम लोग सीसन और डार्क फिनिक्स को देखते हैं और ये उड़ते उड़ते सीक्रेट रियलम के कोने पे आ पहुंचे थे। सीसन डार्क फिनिक्स से कहता है कि हमें यहाँ पे छुपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी, जैसे ही सीक्रेट रियलम बंद हो जाएगी तैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और सारा माल अपना। उसी टाइम पे सीसन को वही गुफा दिखाई देती है जहाँ पे एल्डर घुसा था और मरा गया था, लेकिन सीसन भी लालच का पुतला ही था। वो आगे से कहता है कि हम लोगों को शायद से एक और अपॉर्चुनिटी मिली है और ये लोग उस गुफा के पास चले जाते हैं, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर हमला नहीं होता है, मेन कैरेक्टर जो हैं। और ये लोग जब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो उस गुफा के अंदर पूरी तरीके से हड्डियां भरी पड़ी थी। डार्क फिनिक्स जैसे ही वहाँ पे कदम रखता है तो फिर उसे कुछ तो फीलिंग आ जाती है और वो जल्दी से अपनी फॉर्म चेंज करता है और सीसन से बताता है कि हमें शायद अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा अंदर जाने के बाद ही इन लोगों को दिखाई देता है कमाल की चीज, एक पैरासाइट जो कि किसी की बॉडी से जुड़ा हुआ था। सीसन जैसे उस लाश को देखता है तो आगे से कहता है कि इसके ऊपर जो कपड़े लगे हुए हैं वो बिल्कुल उस श्राइन की तरह ही हैं। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रियल बॉडी है उस ग्रेट टेलीविजन ट्रांसेंडेंट की वो यहीं पे हो, बाकी वो कॉफिन नकली हो और वो खाली हो। सीसन आगे से कहता है
वो बात छोड़ो, लेकिन इस क्रॉप्स के साथ क्या गड़बड़ है। तो डार्क फिनिक्स उसे कहता है कि उस बॉल को अच्छे से देखो, और ये लोग जब उस पैरासाइट को अच्छे से देखते हैं तो फिर इन्हें दिखाई देता है कि उस पैरासाइट के अंदर कोई है। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि ये कोई इंसान नहीं है, और मेरी अंतरात्मा मुझसे चीख चीख के कह रहे हैं कि उल्टे पैर भाग लो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी और ना ही कोई ऐसी फीलिंग फील की है। मुझे पता चल रहा है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ऊपर से ये ग्रेट कल्टीवेटर की बॉडी के ऊपर पैरासाइट फीड कर रहा है, जिससे कि ये क्रॉप्स को जिंदा करना चाहता हो। और उसी टाइम पे उस बॉल के अंदर जो भी था वो इनकी तरफ मुड़ के देखता और इन्हें घूरता है, तो ये दोनों ही वहां से उल्टे पैर भागते हैं, वो भी बिल्कुल तेजी के साथ में। लेकिन डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है हमें यहाँ पे भागना नहीं है, हमें इसे डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आजाद हुआ तो हम लोगों को जिंदा मार देगा। इसके बाद डार्क फिनिक्स ब्लैक थंडर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी गुफा के ऊपर अटैक करता है और उस जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। डार्क फिनिक्स को लग ही रहा था कि उसने इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तभी कोई डार्क फिनिक्स के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है जो उसके आधे सीने को 2 हिस्सों में काट देता है। सीसन डार्क फिनिक्स के लिए परेशान हो ही रहा था कि उसी टाइम पे सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, और ये सबसे खतरनाक नोटिफिकेशन था। सिस्टम सीसन से कहता है कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक खतरा डिटेक्ट किया गया है, तुम्हें टास्क दिया जाता है कि इस खतरे को इरेज करो, तो सिस्टम होस्ट को इरेज कर देगा। कभी सोचा था कि कोई सिस्टम अपने ही होस्ट से कहेगा कि टास्क पूरा करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दैट इज व्हाई महाहरामी सिस्टम अब यहीं से ये मानवा मांगा वाले सिस्टम पकड़ लेती है। एक सुपर विलन और सारे साइड कैरेक्टर एक साथ उसके साथ लड़ेंगे। हम लोग सीसन को देखते हैं और ये बिल्कुल सीरियस था, क्योंकि सिस्टम ने टास्क ऐसा दे दिया था कि अगर मैंने टास्क नहीं पूरा किया तो ये मेरे टास्क बना देगा। जिस बंदे ने डार्क फिनिक्स के ऊपर अटैक किया था वो धुएं से बाहर निकल के कहता है कि ये सच में लकी है जो अभी तक मरा नहीं। इसके बाद वो बंदा कहता है अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे, काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तुमसे मिले हुए। किशन उससे पूछता है तुम कौन हो और क्या मैं तुम्हें मिला हूँ कभी? मुझे नहीं लगता कि मेरी मुलाकात तभी तुमसे हुई है। वो बंदा आगे से कहता है कि 2 ही महीने हुए हैं और तुम मेरे बारे में भूल भी गए। बट किया भी क्या जा सकता है, तुम मुझसे मिले थोड़ी ना थे, तुमने बस मुझे आजाद किया था। याद है तुमने 1-2 महीनों पहले बैटल की थी जिस वजह से तुमने बैरियर को तोड़ दिया था रियलम्स के बीच में, जिसकी वजह से मैं इस रियलम के अंदर आ गया। तुम्हें याद है ना जब सीसन ने डार्क फिनिक्स के साथ फाइट की थी, वो स्पेस को तोड़कर रियलम के अंदर घुस गया था, उसी वजह से ये दूसरे कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट के अंदर आ गया। और अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा तुम्हें। इसके बाद ये पैरासाइट बन गया और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फलने फूलने लगा ताकि अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। सीसन अभी भी पूरी तरीके से कंफ्यूज था क्योंकि उसे सब कुछ समझ में नहीं आया था। वो बंदा सीसन से कहता है कंफ्यूज हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मरने वाले हो, अब मरते हुए इंसान को ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने वेपन से एक और स्लैश मारता है तो सीसन अपना बार्बल प्लेट बाहर निकालता है और उस स्लैश को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और इस बार्बल प्लेट का जो इन्फिनाइट हो रहा था वो इतनी समय भाई सैटर हो जाता है क्योंकि स्लैश इतना पावरफुल था जो सीसन के बार्बल ब्लेड के धज्जियां उड़ा देता है। सीसन उतना ही हैरान होता है जितना मैं पहली बार हुआ था। सीसन हैरान होकर कहता है कि ये सिस्टम का सबसे अपग्रेडेड इक्विपमेंट है और ये एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गया सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक से। वो बंदा आगे से कहता है वाह, आर्टिफैक्ट कमाल का था जो मेरी एक स्ट्राइक के सामने टिक सका। जिसके बाद वो अपने वेपन की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन मैंने अभी तक अपने सिर्फ 50% पावर ही यूज की है। तुमने सुना इस बंदे ने क्या कहा? इसने सिर्फ 50% पावर यूज की है अपनी 50%। डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है कि हमें इसके साथ भिड़ना नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गए हैं लेकिन तुम उसके मुकाबले के नहीं हो। यहाँ तक कि इस पूरे सीक्रेट रियलम के अंदर कोई भी इसके मुकाबले का नहीं है। इस सीक्रेट रियलम के बाहर ही कुछ लोग हैं जो इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन ये भी सबसे भयानक चीज नहीं है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है। सबसे परेशानी की बात यह है कि सीक्रेट रियलम के अंदर सप्रेशन लगा हुआ है जो कि इसकी कल्टीवेशन को अभी के लिए दबाए हुए है, इसलिए इसकी कल्टीवेशन अभी के लिए सिर्फ बॉडी इंटीग्रेशन की पीक स्टेज पे है, वरना ये उससे भी ज्यादा भयानक होता। और रही बात इसके डैगर की, तो उस डैगर को देखने मात्र से ही मेरे पसीने छूट रहे हैं, और उसका डैगर कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है। बेशक भाई दूसरे कॉन्टिनेंट से आया है तो इसके डैगर और इसकी स्ट्रेंथ अलग तो होनी ही थी। सीसन जल्दी से डार्क फिनिक्स को पकड़ता है और वहां से तेजी के साथ भागता है, ये कहते हुए कि अगर हम लोग जीत नहीं सकते हैं तो फिर हमें भागना ही चाहिए। वो बंधन के पीछे जाते हुए कहता है भागने की सोच रहे हो लेकिन इतना आसान नहीं है। जिसके बाद हम लोग दोबारा उस टोम को देखते हैं और उसी के ऊपर हम लोग गिट्टी को देखते हैं, और ये अभी भी सीसन का पीछा कर रही थी। ये टोम के अंदर जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे पहले ही छोटे मोटे रियलम्स हैं और इसीलिए वहाँ पे सीसन को ढूंढना नामुमकिन है, तो ये यहाँ पे बैठ के सीसन के वापस आने का इंतजार ही कर सकती है। उसी टाइम पे गिट्टी को इम्प्रेसिव और इमैसिव किलिंग इंटेंट महसूस होता है जो सीसन वाली साइड से ही आ रहा था, इसलिए ये भी भागते हुए उसी साइड जाने लगती है। और ये जब उसी साइड जा रही थी तो सीसन जो एकदम फुल तेजी के साथ भाग रहा था जैसे कि मम्मी के हाथों में बिलन देख लिया हो, वो इसके पास आके रुकता है। गिट्टी सीसन से पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तो सीसन उसे कहता है भागो अम्मा भागो, पीछे एनिमी है तुम्हारे।
और उसी टाइम पे वो दरिंदा गिट्टी के पीछे आता है और उसके ऊपर अपने डैगर से एक तगड़ा स्लैश मारता है। गिट्टी एक झटके के अंदर हिल तक जाती है, इसीलिए सीसन जल्दी से पीछे मुड़ता है और उस दरिंदे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वहां पे तगड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी चोटियां इस चीथड़ों में उड़ जाती हैं। अगले सीन में हम लोग सीसन के हाथ को देखते हैं जो पूरी तरीके से घायल हो चुका था और सीसन भी पूरी तरीके से घायल और थक चुका था, लेकिन हम दरिंदे को देखते हैं और इसे अभी भी कुछ नहीं हुआ, ये सही सलामत खड़ा है। और ये गिट्टी से कहता है यार तुम्हारी फिजिकल बॉडी बड़ी कमाल की है, मेरे स्लैश के साथ विस्टैंड कर गई, बड़ी कमाल की फिजिकल बॉडी है तुम्हारी। इसके बाद हम लोग गिट्टी को देखते हैं जो पूरी तरीके से ठीक थी और वो सीसन से कहती है कि वो कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन नहीं है, वो पूरी तरीके से इवल एनर्जी के साथ फिल्ड है और इस आर्टिफैक्ट को कम से कम क्वासी इमॉर्टल ग्रेड का होना चाहिए, यानी इमॉर्टल ग्रेड से बस एक कदम पीछे। और ऊपर से सीक्रेट रियलम के रूल की वजह से अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ना होता कल्टीवेशन सप्रेस करने वाला, तो अब तक हम सभी लोग यहाँ पे मर चुके होते। सीसन पहले तो आर्टिफैक्ट के बारे में सुन के हैरान होता है, लेकिन जब वो गिट्टी की तरफ देखता है तो वो आगे से पूछता है तुम्हें चोट क्यों नहीं लगी, तुम पूरी तरीके से ठीक कैसे हो। तो गिट्टी आगे से कहती है कि ये 2 हेवनली एक्सटेंशन पिल हैं जो मैंने यहाँ पे आने से पहले तैयार की थी, अगर मैं ज्यादा बुरी तरीके से घायल नहीं हूँ तो इन्हें लेने के बाद मैं एक झटके के अंदर रिकवर हो जाती हूँ। सीसन फिनिक्स ड्रैगर को आगे करते हुए कहता है कि ये किसे भी दे दो, ये बुरी तरीके से घायल है, बेचारा मरने वाला है। तो गिट्टी आगे से मना करती है ये कहते हुए कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, मैं क्यों दूं। तो सीसन आगे से कहता है मेरा एक उधार है तुम पे, जल्दी से करो, ये मैंने उसे घुसा मारा था तुम्हें बचाने के लिए। तो गिट्टी आगे से कहती है ये हुई ना बात, ये है धंधे वाली असली बात। इसलिए वो सीसन को वो पिल दे देती है और जल्दी से सीसन फिनिक्स ड्रैगर को पिल देने ही वाला था। उसी टाइम पे ऑथर मुझे एक और चीज से खुश करता है, दरिंदे को बीच में भेज के वो भी दरिंदा वही लाइनें कहता है जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे भूल गया क्या तुम लोग कि मैं भी यहाँ पे हूँ, एक दूसरे को बचाने की बातें चल रही हैं तुम्हारे आपस में बीच में। इसके बाद ये सीसन के ऊपर दोबारा अपने ड्रैगन से जोरदार स्लैश मारता है, लेकिन गिट्टी दोबारा आगे बढ़ती है और वो दोबारा अपने आर्टिफैक्ट का यूज करती है स्लैश को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन एक अटैक के जरिए ही वो पूरा आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। दरिंदा आगे से कहता है वन टाइम यूज डिफेंसिव आर्टिफैक्ट कमाल का है, बुरा नहीं था। गिट्टी आगे से कहती है कि पहले मैं केयरलेस थी तो तुमने मुझे एक बार हिट मार दी, लेकिन ये बार बार नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने पास से कई सारे ऑफेंसिव स्पेल्स बाहर निकलती है जिनके अंदर से बहुत सारी बीम निकलती हैं और वो डायरेक्ट दरिंदे को जा लगती हैं। लेकिन दरिंदा भाई दरिंदा, इसे अभी भी कुछ नहीं होता, ये पूरी तरीके से ठीक है। और आगे से हंसते हुए कहता है यार मजेदार है, थोड़ा सा और चीजें निकालो, नई नई चीजें देखने को मिल रही है मुझे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मून पे आ जाता है जिसने सभी फायर राव को एब्जॉर्ब कर लिया था जो उसने अभी तक लूटे थे, और उन्हें लूटने के बाद वो उन्हें कल्टीवेट करने के लिए बैठ गई थी। जब मून की आंखें खुलती हैं तब वो ऊपर थंडर टेलीविजन को देखती है जो कि डॉव फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद में आया था, और साथ ही में मून की कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मून को महसूस होता है कि वो की रिफाइनिंग की स्टेज को ब्रेक थ्रू करने वाली है और इसीलिए शायद से ये थंडर टेलीविजन आया है। लेकिन उसी टाइम में मून की नजर उनकी फाइट्स के ऊपर पड़ती है जो इतने समय दरिंदे और सीसन के बीच में हो रही है। मून अपने मन के अंदर यही सोचती है कि ऐसे वीरान इलाके में कौन भाई फाइटल करेगा, इसलिए वो भागते हुए उस तरफ जाने लगती है देखने के लिए कि शायद से वहाँ पे कोई बलि का मकरा मिल जाए जो उसके लिए इस थंडर टेलीविजन को झेल जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दरिंदे और गिट्टी के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही थी और ये दोनों दूर से पॉपकॉर्न लेके देख रहे थे। सीसन आगे से कहता है कि उस गिट्टी के पास जितने भी आर्टिफैक्ट हैं वो सभी कमाल के हैं और ऊपर से उसके दर्जनों आर्टिफैक्ट हैं। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि शायद से वो किसी मेजर फैमिली की यंग लेडी होगी या फिर कोई चाहने वाला होगा उसका जो उसे धबाधब गिफ्ट पे गिफ्ट आर्टिफैक्ट कर रहा होगा। हालांकि डार्क फिनिक्स की इंजरी पहले ही ठीक हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे मौज काट रहा है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं मून आ जाते हैं और इसे कोई अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये चिल है एकदम। सीसन पीछे मुड़ के मून की तरफ देखता है और उससे कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो भाई, ऐसे ही मुसीबत कम है और तुम हुई आ गई। मून आगे से बताती है कि मैंने यहाँ पे लड़ाई दंगे की आवाज सुनी तो फिर यहाँ चले आई, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे हो गए। इसके बाद मून सीसन से पूछती है कि इस बार किससे भिड़ गए। सीसन आगे से कहता है मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन वो साला दरिंदा है एक नंबर का, कैसे बीमार हो कितना बीमार हो मर ही नहीं रहा है वो। वहीं पे हम लोग दरिंदे को देखते हैं जो कि गिट्टी को इस समय हराने ही वाला था और उसके आर्टिफैक्ट भी खत्म होने वाले थे। मून आगे से कहती है कि मेरा थंडर टेलीविजन जो कि रिफाइनमेंट स्टेज का है वो कुछ मदद कर सकता है। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि थंडर टेलीविजन वो भी की रिफाइनमेंट स्टेज का शायद से काम का हो सके, लेकिन जब वो बाद में इस बात के ऊपर गौर करता है तो वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा मतलब है थंडर टेलीविजन वो भी की रिफाइनिंग की स्टेज पे। मून आगे से कहती है हाँ कोई दिक्कत है, मैं अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू ही करने वाली हूँ और इसी वजह से आसमानों के बीच में वो बादल गड़गड़ा रहे हैं मेरा खून पीने के लिए। डार्क फिनिक्स का आगे से मुंह बन जाता है और वो आगे से कहता है तुमने नशे किए हैं ना, वो भी छोले भटूरे और लस्सी किए हैं ना। किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के लिए थंडर एवोल्यूशन तब आता है जब वो गोल्डन कोर स्टेज पे पहुंचा हो, और किसी की किस्मत बलवान हो और बाहुबली हो तो वो मुश्किल से तब आता है जब वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे
हो, मैंने कभी भी नहीं सुना इस पूरे सालों की जर्नी में कि कोई ऐसा कल्टीवेटर है जिसका थंडर टेलीब्यूशन की रिफाइनिंग स्टेज पे आता हो। लेकिन वो बाद में मून से कहता है, लेकिन तुम काम की हो, तुम यहाँ पे थंडर टेलीब्यूशन लेके आए हो, शायद से उस दरिंदे के ऊपर कुछ असर हो। इसके बाद मून यहीं पे बैठ जाती है और कल्टीवेट करने लगती है और धीरे धीरे करके ऊपर बादल इकट्ठा होने लगते हैं। और डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि बस ये एक कदम पीछे है कि रिफाइनिंग स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के मामले में। और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि थंडर टेलीब्यूशन रेडी हो चुका था, वो बस गिरने को राजी था। वहीं पे हम लोग दरिंदे को देखते हैं जो कि अब गिट्टी की हालत खराब कर चुका था और गिट्टी सारे आर्टिफैक्ट्स अपने यूज कर चुकी थी। इसके बाद डार्क फिनिक्स सीसन से कहता है अभी करो, तो सीसन मून को उठाता है और उसे सीधा दरिंदे की तरफ फेंक देता है। वहीं पे दरिंदा जब मून की तरफ देखता है तो वो कहता है ये क्या चीज आ रही है उड़ती, वो भी हाथों में बिजली लेके। वहीं पे मून हाथों में बिजली लेके सीधा दरिंदे की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसके बाद मून सीधा जाके दरिंदे को झप्पी देती है। इसके बाद थंडर टेलीब्यूशन सीधा आके दरिंदे और मून के ऊपर गिरता है। वहीं पे दरिंदा बौखला जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। दरिंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली टेलीब्यूशन का मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की, लेकिन बहुत बुरी बात है कि तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा लो है। जिसके बाद वो अपना डैगर उठा के मून के ऊपर हमला करने ही वाला था। उसी टाइम पे सीसन उड़ते हुए जाता है और उस दरिंदे के मुंह के ऊपर अपना घुटना दे मारता है। एक सेकंड के लिए तो वो दरिंदा भी हैरान हो जाता है कि इसका घुटना क्या सच में मुझे लगा। इसके बाद सीसन मून से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा काम खत्म हुआ। दरिंदा अपने डैगर को उठा के सीसन के ऊपर स्लैश मारने ही वाला था कि सीसन उसका हाथ ही पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे डैगर को स्विंग करने से रोक दूं तो फिर तुम कोई भी खतरा नहीं हो। इसके बाद सीसन उसके पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे दरिंदे के मुंह से खून निकलता है और ये पहली बार हुआ है कि इसके मुंह से खून निकला है। इसके बाद सीसन रैपिड फायर पंच मारते रहता है धड़ाधड़ करते हुए। वहीं डार्क फिनिक्स दूर से यह सब कुछ देख रहा था और हमें बताता है कि ये पंचेस कोई मामूली पंचेस नहीं है, 6 लेवल के डीमन एम्पर को एक झटके के अंदर ये तोड़ दें। लेकिन उस दरिंदे के ऊपर इनका बस हल्का फुल्का ही इफेक्ट है, पता नहीं इसका ओरिजिन क्या है। साइड से गिट्टी नीचे लैंड होती है और वो डार्क फिनिक्स को बताती है शायद उसे ओरिजिन के बारे में पता है। उसकी बॉडी के ऊपर जो सींगे हैं, उसका ऑरा है और उसकी जो टफ बॉडी है, ये सब कुछ एशियन बुक्स के अंदर पहले ही लिखा हुआ है जो कि है डीमन क्लैन से। डार्क फिनिक्स आगे से हैरान होते हुए कहता है ये नामुमकिन है, डीमन क्लैन को पहले ही एशियन टाइम के दौरान इस दुनिया से भगा दिया गया था। गिट्टी आगे से कहती है कि इसी वजह से वो सब कुछ एशियन बुक के अंदर सिर्फ डिस्क्राइब है, आजकल की किताबों के अंदर इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ये इस टाइम पे यहाँ पे आया कैसे जब डीमन क्लैन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। डार्क फिनिक्स हम लोगों को बताता है कि मेरी और सीसन की लड़ाई की वजह से स्पेस के अंदर यानी कि रियलम के अंदर जो क्रैक पड़ा था उसकी वजह से ग्रेट कल्टीवेटर जिसकी टोम के अंदर वो लोग हैं वो मारा गया हो और एक डीमन चाइल्ड पैदा हो गया हो। इसके बाद हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि दरिंदे के ऊपर पंच मारते मारते उसे चट्टानों के बीच में ले आता है। लेकिन अब सीसन भी एक टाइम पे जाके थक जाता है और दरिंदा उसे कहता है थक गए क्या, अब मेरी बारी है। जिसके बाद ये दरिंदा अपने डैगर को हाथ से छोड़ता है तो ये गोल गोल सीसन की साइड पे जाके गिरता है। सीसन अपनी आंखों से देखता है कि उसकी मौत उसकी तरफ गिर रही है तो वो जल्दी से साइड में हटके डॉज करता है और इधर उधर बच के उन सभी स्लाइसेस को डॉज करता है। खैर इसके बाद दरिंदा अपने डैगर को अपने पास बुलाता है और सीसन की तरफ एक जोरदार स्लाइस मारता है। सीसन इसे डॉज नहीं कर पाता, उससे पहले ही वहाँ पे गिट्टी आती है जो कि दोबारा अपने आर्टिफैक्ट का यूज करती है स्लैश को ब्लॉक करने के लिए और वो हम लोगों को बताती है कि उसके मिड हेवन ग्रेड के आर्टिफैक्ट भी वहाँ पे उसके एक सिंगल स्ट्राइक को रोक नहीं पा रहे हैं, वो सैटर हो जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। जिसके बाद ये सभी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, ये कहते हुए कि हम लोगों का अपोनेंट डीमन क्लैन से है जो कि हम लोगों की सोच से बहुत ज्यादा परे है, इसलिए भागना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग उस हेवनली टॉम्ब को देखते हैं जिसके अंदर वो लोग कैद हो गए थे उस लाश के साथ में जो जिंदा हो गई थी। खैर इसके बाद वो पूरी केव टूटने लगती है और उसके अंदर से ये लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर निकलते हैं। वहीं पे ये पे खूना खच्चर हो चुका था, अंदर मास्कर हुआ था, ये खून में रंगे थे। वहीं पर लोग वोजो को देखते हैं जिसका पारा एकदम हाई था और ये आगे से सीसन का नाम लेते हुए चिल्लाता है कहाँ है तू, बाहर आ। खैर वोजो हम लोगों को बताता है कि उन लोगों ने मिलकर वहाँ पे जो भी किया उसे सिर्फ लाशें ही निकली, इसलिए वोजो को एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी जान बचा के भागने के लिए। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के बाकियों से कहता है कि हमें उस कमीने को ढूंढना है और उससे वो सब कुछ वसूलना है जो हमने आज खोया है। इसके बाद ये भागते हुए उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ से दरिंदा आ रहा था। इनकी नजर सीसन के ऊपर पड़ती है जो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था। वो जो सीसन के सामने आते उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से जो हमने सब कुछ सहा है आज तुम्हें हम दुगना करेंगे। लेकिन सीसन उससे पहले ही उसे पार करता है और वहाँ से भागने लगता है। वो जो उससे कहता है मुझे इग्नोर करके जा रहे हो और उसी टाइम पे उसे भी दरिंदे का ऑरा महसूस होता है। वो जो इसी बारे में सोच रहा था कि इतना मैसिव किलिंग इंटेंट किसका हो सकता है और जब ये पीछे मुड़ता ही है उसी टाइम पे इसके मुंह के ऊपर 2 स्लैश आके लगते हैं। वो जो जल्दी से साइड में हटता है और उस स्लैश को डॉज करता है लेकिन एक बंदा उसे डॉज नहीं कर पाता है।
वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था जो इन लोगों को फॉर्मेशन दी गई थी टोकन जिससे ये लोग अपनी लाइफ बचा सकते थे, वो तो एक्टिवेट हो जाता है और इसे टेलीपोर्ट करके जब बाहर भेजता है तो इसकी बॉडी टुकड़ों में आई थी। सभी लोग आगे से कहते हैं ये क्या हुआ, फॉर्मेशन तो एक्टिवेट हो गई थी, ये मरा हुआ कैसे है। मास्टर सू एग्जामिनर से पूछती है कि इसके पास तो लाइफ सेविंग फॉर्मेशन थी, जो जेट टोकन था वो तो एक्टिवेट हो गया था ना, ये जिंदा क्यों नहीं है, कहीं जेट टोकन ठीक से काम तो नहीं कर रहे हैं। एग्जामिनर आगे से बताती है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वो पूरी तरीके से सही से काम कर रही है। मास्टर से पूछती है तो फिर ये मरा कैसे। एग्जामिनर आगे से बताती है ये सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि उसके ऊपर जो स्ट्राइक लगी थी वो इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने से पहले ही इसकी जान ले ली। लेकिन कोई भी कल्टीवेटर जो बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पे है वो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता है, यानी कि जितने भी लोग अंदर गए हैं वो एक दूसरे को मार तो सकते हैं लेकिन जान से नहीं, फॉर्मेशन उन्हें बचा ही लेती। लेकिन जब दरिंदा आ चुका है भैया वो कहाँ पे है किसे क्या पता, क्या कल्टीवेशन है उसकी कुछ नहीं पता है, वो किसी की भी जान ले रहा है इतनी समय। इसलिए एग्जामिनर पीछे की तरफ देखते हुए यही सोचते हैं कि पता नहीं सीक्रेट रियलम में अंदर इतनी समय क्या हो रहा है। इधर ये लोग उसकी बॉडी की तरफ देखते हैं तो फिर वहाँ पे सिर्फ खून ही पड़ा हुआ था। ईशान आगे से पूछता है क्या वो मर गया, वो जो आगे से बताता है मेरे हिसाब से वो टेलीपोर्ट होने से पहले ही यहाँ पे मारा जा चुका था। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के ईशान की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या मुसीबत लेके आए हो, सलाम लोग ऐसे ही उस हड्डियों वाले दरिंदे से जान बचा के निकले, अब इससे भी पाला पड़ेगा हमारा। ईशान आगे से कहता है कि उनका एनिमी कुछ ज्यादा ही बलवान है और ऊपर से दरिंदा है एक नंबर का, किसी को भी मार रहा है। इसलिए ईशान सजेस्ट करता है कि हम लोगों को आपसी रंजिश साइड में करके इस एनिमी से एक साथ मिलकर फाइट करनी चाहिए। वो जो भी लाइक अनपढ़ है क्या, पागल है, कैसी बातें कर रहा भाई। लेकिन उसी टाइम पे वोजो को दोबारा वो किलिंग इंटेंट महसूस होता है जो दरिंदे के अंदर से निकल रहा था, और जब ये पीछे मुड़ के दरिंदे को देखता है तो दरिंदा आगे की तरफ देखता है, कहता है वाह नई चीजें आ गई, अब तो और शिकार करने में मजा आएगा। वो जो उसकी तरफ देखते हुए ईशान से पूछता है कि ये मालिक कौन है, कहीं ये कोई कल्टीवेटर वेल्टीवेटर तो नहीं कि प्रैक्टिशनर है ये। ईशान आगे से कहता है कि तुमने जो कुछ भी सोचा ये उनमें से कोई भी नहीं है, ये डीमन क्लैन से है, इसने ग्रेट कल्टीवेटर की क्रॉप्स का इस्तेमाल किया है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो जो आगे से पूछता है ये डीमन क्लैन क्या चीज है भाई। जिचेंग आगे से बताता है डीमन क्लैन उसने एशियंट बुक्स में इस बारे में पढ़ा था। मेंग्यू आगे से कहती है लेकिन डीमन क्लैन यहाँ पे कैसे आ सकता है। दरिंदा इन लोगों से कहता है वाह भाई वाह, मैंने कुछ बोला भी नहीं, ना ही अपना नाम लिया, एक्सप्लेनर ने दरिंदा नाम रख दिया। वैसे मेरी हरकतों के ऊपर ये नाम सूट करता है बाय द वे, क्योंकि तुम लोग मेरे बारे में जान चुके हो तो फिर अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा, तुम्हें से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जिसके बाद वो अपने डैगर का यूज करते हुए वुजू जब आगे से उस आर्टिफैक्ट को देखता है तो वो कहता है ये आर्टिफैक्ट कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है, किसी भी लेवल से देखो ये। दरिंदा पहली बार अपने आर्टिफैक्ट की कोई स्किल यूज करता है जिसका नाम था डीमन हेवनली स्लेयर स्लैश। इसके बाद वो अपने डैगर को जमीन पे धड़ाम से मारता है तो वो एक स्लैश 7 के अंदर बदल जाता है जो उन 7 के ऊपर धड़ाम धड़ाम से जाके लगते हैं। वो जो आगे से अपनी एंडलेस सॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करता है उन स्लैशेस को ब्लॉक करने के लिए, वहीं पे मेंग्यू आगे से अपने आर्टिफैक्ट का यूज करती है, वहीं पे सीसन रैपिड फायर इंच पंच का इस्तेमाल करता है उन स्लैशेस को रोकने के लिए। और रही बात बाकियों की तो वो स्लैशेस उनके ऊपर लगते हैं और वो एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। और पता नहीं अचानक से इस मानोहा का लेवल मानोहा तक जा चुका है। इसके बाद अगला सीन बाहर का होता है और मास्टर सू आगे से कहते हैं कि कोई तरीका नहीं है क्या जिससे हम लोग इस सीक्रेट रियलम को रोक सके। एग्जामिनर आगे से बताती है एक बार अगर सीक्रेट रियलम शुरू हो गई तो फिर इसे रोका नहीं जा सकता है जब तक समय पूरा नहीं हो जाता। एक एल्डर आगे से चिल्लाते हुए कहता है क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे खड़े रहे और अपने डिसेबल्स को मरते हुए देखे। तो फिर एग्जामिनर अपने डंडा नीचे रखती है जिससे प्रेशर की वजह से ये सभी पीछे खिसक जाते हैं। और वो एल्डर अपने मन के अंदर सोचते हैं इतना इंटेंस और प्रेशर, पता नहीं एग्जामिनर की स्ट्रेंथ क्या है। वह मास्टर सू अपने मन के अंदर सोचती है कि एग्जामिनर जुआन युनजी की भी स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एग्जामिनर उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अंदर जाके चेक करके आती हूँ। इसके बाद जब वो सीक्रेट रियलम के अंदर जाने की कोशिश करती है तो फिर उन्हें बाहर ढकेल दिया जाता है। एल्डर्स आगे से कहते हैं फेल हो गया क्या, इसलिए क्योंकि सीक्रेट रियलम के रूल्स की वजह से। रूल्स के बारे में तुम्हें पता ही है कि बॉडी इंटीग्रेशन के आगे की स्टेज का कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। एल्डर आगे से कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को लो कर दें तो फिर क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो एग्जामिनर आगे से बताती है कि ये दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ से रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, असली दिक्कत ये है कि कोई अंदर से इस सीक्रेट रियलम के रूल्स को लगातार उनकी लिमिट्स तक पुश कर रहा है। इसे जो सप्रेशन रूल है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इसके बाद अगला सीन सीक्रेट रियलम के अंदर का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वुजो की हालत खराब होने लगी थी लेकिन उसे मजा भी आ रहा था। और वो दरिंदे से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो लेकिन तुम बिल्कुल वही अपोनेंट हो जो मुझे चाहिए। मेरे और ज्यादा ताकतवर बनने का रास्ता शायद से यहीं से शुरू होगा। दरिंदा आगे से कहता है ऐसा लगता है कि कोई सच में मरने के लिए एकदम मरा जा रहा है। इसके बाद वो जो अपनी शॉट से दरिंदे के ऊपर अटैक करता है लेकिन दरिंदा अपने ड्रैगर की मदद से आसानी के साथ उस शॉट अटैक को रोक लेता है। हालांकि उन वेपन की पावर
पावर की वजह से नीचे की जमीन बिल्कुल ही सैटर हो जाती है। दरिंदा वोजो से कहता है क्लियरली ये जो तुम्हारी शॉट है वो मिड हेवन ग्रेड की है, जो मेरे अटैक का सामना बड़ी आसानी के साथ कर पा रही है। ये शॉट तुम्हारी कोई पार्टनर वार्टनर तो नहीं है। वो जो आगे से कहता है कि मेरी तरह तुम भी इस ड्रैगर के बिना कुछ भी नहीं हो, यानी कि वो जो की जो स्ट्रेंथ है वो शायद से 20 या फिर 30% उसकी शॉट से आती है, जो कि आर्टिफैक्ट है। दरिंदा ये वाली बात पर ईगो पे ले लेता है, बिल्कुल भाई ईगो पे। ये पीछे हटता है और वो जो से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद ये अपने ड्रैगर को नीचे छोड़ देता है और खाली हाथ वो जो से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, ये कहते हुए कि आजा तुझे दिखाता हूँ कि असली दम क्या होती है। इसपे वुजू आगे से कहता है ये तो मुझसे भी ज्यादा एटीट्यूड वाला है। इसके बाद वुजू अपना पहला अटैक करता है जिसका नाम था फ्लेम सन सॉर्ड की, जिससे एक आग की सुनामी सीधा दरिंदे की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन दरिंदे को इससे भी कुछ नहीं होता है और वो वुजू से कहता है इतना ही दम है क्या तुम में। किट्टी आगे से कहती है यहाँ तक कि मिड ब्लडी इंटीग्रेशन स्टेज की सॉर्ड की भी उस दरिंदे का एक बाल तक नहीं जला पाई। इसकी फिजिकल बॉडी कुछ ज्यादा ही अलग ही लेवल पे है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो आगे से अपने टैक्टिक का इस्तेमाल करता है और वो आगे से आइस ट्रूकी का इस्तेमाल करता है। इसे दरिंदे की बॉडी जो जल रही थी वो अचानक से बिल्कुल ठंडी हो जाती है और उसी से आगे से कहता है मुझे समझ में आ गया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पहले गर्म किया जाए और उसे अचानक से ठंडा कर दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो क्रैक हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि दरिंदे की बॉडी जम तो गई थी लेकिन उसे घंटा कुछ नहीं होता, वो एक झटके के अंदर खुद को आजाद कर लेता है, ये कहते हुए कि ये सभी बिल्कुल घटिया ट्रिक्स हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो फिर वुजू एकदम तेजी के साथ आगे बढ़ता है और दरिंदे के ऊपर एंडलेस स्लैश से अटैक करता है जो सीधा उसकी गर्दन के ऊपर मारता है। ये वाला स्लैश ज्यादा पावरफुल था इसीलिए ये दरिंदे की गर्दन की हल्की सी त्वचा काट देता है, लेकिन इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर और इतनी ज्यादा शार्पनेस के बावजूद भी ये अटैक काफी नहीं था। ये दरिंदे की पूरी गर्दन नहीं काट पाता है और यहाँ तक कि वुजू भी काफी ज्यादा थक चुका था। इसके बाद दरिंदा वुजू की शॉट पकड़ता है और उसे कहता है बस बहुत हुआ, ये स्लैश इतना भी बुरा नहीं था लेकिन अब मैं सीरियस होने वाला हूँ। जिसके बाद वो वुजू की पेट के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है, सॉरी पंच मारता है, जिससे वुजू खिसकते हुए दूर जाता है। इसके बाद दरिंदा वुजू से कहता है कि ये स्लैश कुछ ज्यादा ही खास था, इसने मेरे सरफस को तो काट दिया है लेकिन ये कुछ भी असर नहीं दिखा रहा है। लेकिन उसी टाइम में दरिंदे की नजर जब अपनी चोट के ऊपर पड़ती है तो फिर उसे पता चलता है कि उसकी चोट जलने लगी है। किशन आगे से देखता है कि ये काम चल रहा है, जिसके बाद वो साइड कैरेक्टर बन जाता है और वुजू से कहता है कि ये काम कर रहा है, इसी तरीके से अटैक करते रहो। वो जो अपने मन के अंदर सोचता है ये सब खाली खत्म हो जाने दे, मैंने तुझे डुबा के ना मारा ना, मेरा नाम वुजू नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि वुजू ने अभी तक जितने भी अटैक करे हैं उस वजह से उसकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है वो खत्म हो चुकी है। दरिंदा आगे से हंसते हुए कहता है अच्छा ये काम कर रहा है। जिसके बाद वो अपने टाइगर को दोबारा वापस बुला लेता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्लैश कैसा लगता है। जिसके बाद वो पूरी ताकत से वुजू के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है। वुजू अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है स्लैश को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन पावर लेवल इतना ज्यादा हाई था कि फोर्स की वजह से नीचे की जमीन अंदर धंसने लगती है। वहीं पे हम लोग मंगियो को देखते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि वुजू ज्यादा देर तक यहाँ पे उस दरिंदे को रोक के नहीं रख पाएगा और ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जल्दी से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ यहाँ से डिसअपियर होकर निकल लेती है। डार्क फिनिक्स उसी के ऊपर नजर बनाए रखे हुए था, उसे पता था कि औरतें मुसीबत लेके ही आती हैं और वो बाकी लोगों को बताता है कि जो औरत जुनजिया सेक्टर से थी वो यहाँ से निकल ली है। वो आगे से कहती है कि हम लोगों को भी यहाँ से निकलना चाहिए, वो ज्यादा देर तक उस दरिंदे को रोक के नहीं रख पाएगा। गिट्ठी आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर हम लोग यहाँ से निकल भी जाते हैं तो अभी भी सीक्रेट रियलम को क्लोज होने में काफी ज्यादा टाइम बाकी है। अगर हम लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो फिर हमारे पास अभी भी चांस है सर्वाइव करने का, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अलग हो जाते हैं तो वो हम लोगों का एक एक करके शिकार करेगा और मार गिराएगा। वहीं पे हम लोग वुजू को देखते हैं और इसकी आंखें बाहर आ रही थी, इसकी शॉट भी अब टूटने लगी थी, इसीलिए इसकी भी सांसें जा रही थी। गिट्ठी मदद करने के लिए रेडी थी और साथ ही में सीसन भी मदद करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं ज़िचेंग जो कि वुजू का सगा भाई नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो होमी है, भाई है अपना, वो मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने पेंट ब्रश से दरिंदे के ऊपर हमला करता है और अपने इंक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 2 फॉर्म स्लैशेस मारता है। इससे दरिंदे को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्लैश आके गिरता है। लिटरली वहाँ की जमीन गायब हो जाती है, यहाँ तक कि गिट्ठी को अपनी शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रेशर को रोकने के लिए। डार्क फिनिक्स आगे से कहता है कि वो किस तरीके का स्लैश था भाई, इतना ज्यादा पावरफुल तो उसका सीनियर ब्रदर भी नहीं है। गिट्ठी आगे से बताती है कि वो कोई ऑर्डिनरी स्किल या फिर टेक्निक नहीं है, वो एक डिवाइन एबिलिटी है। ऐसा लगता है कि वो पहले ही रियलम ऑफ दाओ के अंदर जा चुका है। हम लोग वुजू को देखते हैं जो सही सलामत था, जिसके बाद ज़िचेंग उसके सामने आता है और उससे कहता है कि तुम आराम कर लो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वुजू ज़िचेंग से कहता है अपना ध्यान रखना और
और शुक्रिया। इसके बाद हम लोग दरिंदे को देखते हैं जिसका डाइगर हिल गया था, यहाँ तक कि डाइगर के भी अंदर से खून निकल रहा था या फिर इफेक्ट जो भी हो, लेकिन डाइगर के अंदर चोट लगी थी। दरिंदा आगे से कहता है कि वो था क्या, बड़ी ही कमाल की टेक्निक थी, अगर यहाँ पे टावर ऑफ इनहेलेशन ना होता तो फिर मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। जीचेंग आगे से कहता है टावर ऑफ इनहेलेशन ये तुम्हारे डाइगर का नाम है, ये सच में कौसी होली ग्रेड के वेपन की लायक है। दरिंदा आगे से कहता है ज्यादा उछलो नहीं, अभी तक मैं यहाँ पे सिर्फ 50% पावर के हिसाब से फाइट कर रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसे 70% से बढ़ाने वाला हूँ। और दरिंदा जैसे ही अपने पावर लेवल को यहाँ पे 20% से बढ़ाता है तो मैं ब्लीच इफेक्ट देखने को मिलता है, पूरी जमीन हिलने लगती है, यहाँ तक कि टावर ऑफ इनहेलेशन के अंदर से आग निकलने लगती है। ये सभी लोग आगे से कहते हैं क्या है ये, अचानक से उसकी पावर बढ़ाने की वजह से स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे बढ़ गई है, यहाँ तक कि जमीन भी हिलने लगी है, ऐसा लगता है कि ये टोम ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। इसी के बाद हम लोग उस हेमनली टोम को देखते हैं जहाँ पे वो स्केलेटन रखा हुआ था और स्केलेटन भी आगे से जाग उठता है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे दरिंदे और जीचेंग की फाइट को ही देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ओपी जा रही थी, देख रहे हो तबाही देख रहे हो तुम। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि दरिंदा काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था जीचेंग के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जीचेंग अपने ब्रश का इस्तेमाल करते हुए उसका स्लैश को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन फोर्स की वजह से वो काफी ज्यादा पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। लेकिन हम लोग जीचेंग को देखते हैं जिसने तैयारी पहले ही कर ली थी, जिसके बाद वो अपने ब्रश को नीचे रखता है और अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करता है। तो दरिंदा जिस जगह पे खड़ा था वहाँ पे कई सारे फॉर्मेशन बने हुए थे जिनके अंदर से स्पिरिचुअल रोप्स बाहर निकलती हैं जो दरिंदे को कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पे कैद कर लेती हैं। जीचेंग आगे से बताता है जब तुम मेरे बड़े भाई के साथ फाइट कर रहे थे तब मैंने सीक्रेटली यहाँ पे इमॉर्टल बाइंडिंग फॉर्मेशन लगा दी थी। लेकिन हम लोग दरिंदे को देखते हैं जो कि अपने डैगर से हाथ काटता है और अपने ब्लड का यूज करते हुए वहाँ पे कई सारे ब्लड पपेट्स बना लेता है। ऑथर अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तुम इसे क्यों इतना ओपी बना रहे हो? एक तो पहले उसकी कल्टीवेशन हाई है, उसके पास लाजवाब वेपन है और ऊपर उसके पास इतनी सारी ट्रिक्स भी है कि वो अपने ब्लड से यहाँ पे पपेट्स भी बना सकता है। यहाँ तक कि जीचेंग भी हैरान होकर कहता है ये क्या है भाई, ये तो नई टेक्निक डेवलप हो गई है यहाँ पे। खैर वो दरिंदा अपने पपेट्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें जीचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, तो जीचेंग जल्दी से अपने ब्रश को इधर उधर घुमाते हुए उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसी बीच दरिंदा भी खुद को आजाद कर लेता है, जिसके बाद वो 4-5 स्लैश सामने की तरफ मारता है जो पहाड़ों को काटते हुए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ये अपनी जान बचाते हुए भी भाग रहे थे। सीजन आगे से कहता है ऑथर ने मुझे साइड कैरेक्टर बना दिया, अभी सिर्फ भाग ही सकता और कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम लोग जीचेंग को देखते हैं जो कि आगे से इंक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, डुअलिटी फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा कमाल की है। जीचेंग जैसे ही वहां पे अपनी फॉर्मेशन को लगाता है तो वो सामने की तरफ डुअलिटी स्लैश मारता है। ये स्लैश लगातार सामने की तरफ से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए दरिंदे को लगता है कि वो आसानी के साथ इसे रोक सकता है, लेकिन तभी वो स्लैश अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और वो जाके उसकी पीठ पे लगता है। दरिंदा भी हैरान होता है ये सोचते हुए कि स्लैश एकदम साफो साफ सामने से आ रहा था, लेकिन अचानक से ये मेरे पीछे क्यों आके लगा। इसके बाद दूसरा स्लैश भी सीधा सीधा दरिंदे की पीठ के ऊपर ही लगता है, जिससे दरिंदा घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिसन आगे से खुश होते हुए कहता है साइड कैरेक्टर जिंदाबाद, चलो कम से कम ये घायल तो हुआ। इसके बाद हम लोग जीचेंग को देखते हैं जो उड़ते हुए आसमान में जाता है और दोबारा डुअलिटी स्लैश मारता है। ये 2 स्लैश निकलते हैं, पहला तो सामने जाके लगता है लेकिन दूसरा वाला पीछे से आता है तो सीधा दरिंदे की गर्दन के ऊपर लगता है जहाँ पे वूजो ने स्लैश मारा था। दरिंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज था, यही सोचते हुए ये सामने से रहे लेकिन लग अगल बगल से रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। खैर इन स्लैशेस की वजह से दरिंदा काफी ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे बैठ जाता है और अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि ये कैसी डिवाइन एबिलिटी है, कहीं इसने स्पेस को तो नहीं चेंज कर दिया या फिर ये किसी तरीके का स्पेस अटैक है। दरिंदा जीचेंग की तरफ देखते हुए यही सोचता है कि स्पेस को चेंज करना काफी ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन कल्टिवेटर जो इंटीग्रेशन स्टेज पे होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें और ज्यादा हाई लेवल पे जाना पड़ता है। इसके बाद दरिंदे को समझ में आ जाता है कि इतने समय वो उस दरिंदे की स्पेस के अंदर है जो कि उसकी परसेप्शन यानी कि नजरों को इधर उधर कर रहा है। इसके बाद दरिंदा पता नहीं क्यों अपना गुस्सा अपने मुंह के ऊपर ही मारता है, इसे तो जीचेंग भी हैरान होता है, ये सोचते हुए ये क्या कर रहा है गधा। खैर इसके बाद ये खून की उल्टी करता है और आगे से कहता है क्योंकि परसेप्शन किसी काम का नहीं है तो फिर मुझे जरूरत भी नहीं है, अब मैं सिर्फ इंस्टिंक्ट्स के ऊपर ही सब कुछ करूंगा। खैर इसके बाद दरिंदा दोबारा जीचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जीचेंग दोबारा वहां से गायब होकर दूसरी जगह पे जाने वाला था और बेशक ये उसकी टेक्निक की वजह से हो रहा था, लेकिन दरिंदा इस बार अपने इंस्टिंक्ट्स का यूज कर रहा था ना कि आंखों का, इसलिए वो डायरेक्ट जीचेंग को पकड़ लेता है ये कहते हुए कि अब कहाँ जाएगा। इसके बाद वो अपने डैगर का यूज करता है और जीचेंग के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है एकदम खतरनाक। इसके बाद वो जीचेंग से कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ डिवाइन पावर के सरफेस को ही छुआ है और सबसे जरूरी चीज जानते हो क्या है, तुम्हारा वेपन, तुम्हारा ये ब्रश वाला डंडा यहाँ तक कि अर्थली हेवन ग्रेड तक ही नहीं पहुंचा है, इसलिए ये कम्प्लीटली यूजलेस है। इसके बाद वो डंडे के ऊपर स्लैश मारता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद दरिंदा जीचेंग के ऊपर पैर रखता है और उसकी मुंडी काटने ही वाला था कि उससे पहले ही सीजन आगे से कहता है कि हमें उसे बचाना पड़ेगा नहीं तो हम अपना साथी खो देंगे। चुप मेन कैरेक्टर। उसी टाइम पे वो जो साइड से निकलता है अपने भाई की मदद करने के लिए, लेकिन दरिंदा उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल बीम से अटैक करता है और कहता है कि इन सब चीजों से दूर रहो। उसी टाइम हम लोग टोम के अंदर रखे हुए स्केलेटन को देखते हैं जो कि जाग उठता है और आगे से गुर्राने लगता है। कहता है कि दरिंदे को भी वो ऐसा स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑरा महसूस होता है और वो मन के अंदर सोचता है कि अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो उड़ते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ से ऑरा आ रहा था। सीसन आगे से कहता है कि मुसीबत चली गई, अब हम लोग चैन की सांस ले सकते हैं। यूजो आगे से कहता है कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पे वो टोम के अंदर कॉफिन थी। ऐसा लगता है कि वो उस क्रॉप्स पपेट के साथ फाइट करने वाला है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो क्रॉप्स पपेट भी हेवन गेट धर्मा बॉडी है। अगर यहाँ पे कोई भी उस दरिंदे को रोक सकता है तो वो सिर्फ वही पपेट है और कोई भी नहीं। सीसन आगे से खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब यही है कि सीक्रेट रियलम ने यहाँ पे डेंजर को सेंस कर लिया है, इसीलिए उसने यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया, इससे वो क्रॉप्स पपेट अब यहाँ पे फाइट करने के लिए आएगा। साइड से टैंक निकलता है जो कि सीसन से कहता है गधे वो कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, वो एक सीक्रेट टेक्निक है जो मैंने कुछ टाइम पहले वहाँ पे शुरू की थी। अब उसका इफेक्ट अब दिख रहा है जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट रहेगी लेकिन ज्यादा देर तक लिए नहीं। सीसन टैंक को देख के हैरान होता है और उससे पूछता है तुम कहाँ पे थे भाई, इतनी देर से कहाँ गायब थे? हमने पूरे सीक्रेट डंजन के चारों तरफ चक्कर लगा लिए लड़ते लड़ते, लेकिन हमने तुम्हें कहीं भी नहीं देखा। टैंक आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि फूक फूक के कदम रखना सीक्रेट रियलम के अंदर, लेकिन तुमने सुनी नहीं, तुम इधर उधर घूम रहे थे, सबको पेलते जा रहे थे। हालांकि मैं एकदम शांत था और चुपके तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखे हुए था। ये सीजन के पीछे तब से है जब से सीजन दाव फायर लेने के लिए उन 3 नमूनों के पीछे गया था। ये इधर कोने में, इसके बाद ये इनका पीछा होली चैम्बर के अंदर भी कर रहा था, ये इधर कोने में। यहाँ तक कि जब ये लोग इस दरिंदे के साथ फाइट कर रहे थे टैंक तब भी इनके साथ था, ये इधर कोने में। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पूरी सीरीज के अंदर रहेगा। खैर इसके बाद उस पपेट और उस दरिंदे के बीच में फाइट शुरू हो जाती है तो सीजन आगे से कहता है लगता है फाइट शुरू हो गई। टैंक आगे से कहता है कि उस क्रॉप्स पपेट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये बैटल बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी, हम लोगों को यहाँ पे प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक ये सीक्रेट रियलम बंद नहीं हो जाती है। जिसके बाद वो अपने पास से कुछ मेडिसिन बाहर निकालता है जो वो उसको वूजो को दे देता है, ये कहते हुए कि तुम ले लो और अपने भाई को भी दे दो, ये कुछ टाइम के लिए तुम्हें हील कर देगी। तो फिर वो जो टैंक को थैंक्स कहता है। इसके बाद टैंक उन लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे 4 सिंबल की फॉर्मेशन लगाई हुई है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक महायाना स्टेज का कल्टिवेटर लगेगा, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन बॉडी स्टेज के कल्टिवेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग फिर भी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाएंगे। इन लोगों को 4 लोगों की जरूरत है जो कि 4 सिंबल पोजीशन के ऊपर जाएंगे, टर्टल, टाइगर, फिनिक्स एंड ड्रैगन, और ये लोग स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट एलिमेंट के लिए। अजुरे ड्रैगन ईस्ट पोजीशन में रहेगा, व्हाइट टाइगर वेस्ट पोजीशन में, और मिलियन बर्ड साउथ पोजीशन में रहेगा, और ब्लैक टोटोवाइस नॉर्थ पोजीशन में। और टैंक को पहले से ही पता है कि यहाँ पे 4 कल्टिवेटर है जिनके पास 4 अलग अलग स्पिरिचुअल रूट्स हैं। अपना टैंक वूजो, गिट्टी और साथ ही में अपना पेंटर। टैंक इन लोगों को आगे बताता है वो लोग जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन को सेटअप कर लेंगे तो फिर उन लोगों को बस दरिंदे को लालच दे के फॉर्मेशन के बीच में लाना है। इसके बाद फॉर्मेशन जैसे ही शुरू हो जाएगी तो फिर वो लोग एक झटके के अंदर ही दरिंदे को थोड़े टाइम के लिए रोक लेंगे और उसके बाद सीक्रेट रियलम बंद हो जाएगी और ये लोग तुरंत यहाँ से निकल ही लेंगे। लेकिन उससे पहले ही दरिंदा यहाँ पे धमकता है जो कि उन लोगों से कहता है कि ये तो गया साला, बहुत ज्यादा उंगली कर रहा था। टैंक आगे से कहता है ये तो बड़ी जल्दी आ गया यार, हम लोगों ने अभी तक पूरी तैयारी भी नहीं की। टैंक दरिंदे से पूछता है कि तुमने इसने इतनी जल्दी कैसे मार दिया? ये क्रॉप्स पपेट तो टलीबू संटाने से स्टेज पे था। दरिंदा आगे से कहता है अगर तुम इसके बारे में बात करो तो ये साला बहुत हरामी था, मेरे पसीने छुड़ा दिए थे इसने, इसलिए मुझे यहाँ पे 80% पावर का इस्तेमाल करना पड़ा। इसे आगे से कहता है कि हमारे प्लान को तो बुरी तरीके से लग चुके हैं और वो मन के अंदर सोचता है कि ये सिस्टम मुझे मरवा ही देगा, ये हमेशा मुझे इम्पॉसिबल टास्क देता है पूरे करने के लिए। एक तो स्ट्रेंथ के बीच में गैप बहुत ज्यादा और ऊपर से ये दरिंदा अभी तक यहाँ पे सिर्फ 80% पावर यूज कर रहा है, पता नहीं 100 करेगा तो क्या होगा। उसी टाइम पे सिस्टम बाहर निकलता है और वो सीसन से कहता है होस्ट गधे, तुझे पता नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, लेवल अप, ढूंढ कोई तरीका खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने का। तो सीसन आगे से सिस्टम को पकड़ के चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे करूं अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को इंप्रूव। गिट्टी आगे से कहती है इसे क्या हो गया, ऐसा लगता है कि मरने की वजह से ये बौखला चुका है, इसके ऊपर डर का भूत सवार, इसे कुछ तो करना पड़ेगा, इसे कैद करो। सीसन अपनी बुद्धि दौड़ाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ऐसे सिचुएशन में कल्टीवेशन को बूस्ट करने का एक ही तरीका है, वो है होली हार्ट दाव फायर। लेकिन सीसन अपने बाल नोचते हुए कहता है लेकिन मेरे पास तो स्पेशल लूट है ही नहीं, मैं उसे कैसे एब्जॉर्ब करूं। पर गिट्टी सीसन को पगलाते हुए देख के यही सोचते ये पक्का पागल हो रहा है, दरिंदा इसे मारे इससे पहले ये खुद के बाल नोच के खुद ही मार देगा। खैर अब इसके बाद सीसन को बस एक ही तरीका याद आता है, वो है सीधा निकल जाना। इसीलिए वो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि उसके पास एक तरीका है लेकिन उसे मदद चाहिए, उन लोगों को कुछ टाइम के लिए उसे होल्ड बैक करना पड़ेगा, शायद से सीसन उसके साथ निपट सके। वो सभी लोग हैरानी से सीसन की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं क्या बोला तू उसके साथ भिड़ेगा, अभी तक तो साइड कैरेक्टर बना हुआ था। खैर वो दरिंदा इन लोगों से कहता है बहुत हो गई बातचीत है, मेरा लड़ने का मन कर रहा है, इधर आओ एक दूसरे के साथ फाइट करो। जिसके बाद वो दोबारा हेवनली डेमन स्लैश का इस्तेमाल करता है, वो भी इस बार 80% पावर के साथ में। इसे जमीन के अंदर से 4 स्लैश बाहर निकलते हैं जो और ज्यादा भयानक थे और वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे टैंक अपनी एबिलिटी का यूज करता
होता है, जो कि एक तरीके से स्पेस एबिलिटी ही थी, क्योंकि टैंक वहाँ पे एक स्पेस क्यूब बना देता है जिसके अंदर स्लैश कैद हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ तक कि वो दरिंदा भी उस क्यूब के अंदर आ चुका था, इसीलिए जो धमाका होता है उसका असर दरिंदे के ऊपर भी होता है। टैंक सीसन से कहता है कि मैं उसे होल्ड बैक करता हूँ, जो भी तुम्हें करना है जल्दी करो। उन आगे से कहती है कि अगर टैंक मदद करेगा तो भी मैं भी करूंगी। वहीं पे हम लोग वूजो को देखते हैं और इसने यहाँ पे टैंक के बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन इसने आज तक टैंक को कभी लड़ते हुए नहीं देखा था। दरिंदा भी अपने मन के अंदर यही सोचता है कि ये किस तरीके का मूव था। महसूस करने तो ऐसा लगा जैसे कि ये वन टाइम डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है। इसके बाद वो इनके ऊपर स्लैश मारते हुए कहता है कि तुम सब सिर्फ मरने के लिए अपना समय निकाल रहे हो। तो फिर टैंक आगे से अपनी एबिलिटी यूज करता है और ये एक टाइप से सिर्फ मंत्र पढ़ता है। इसका नाम था फैन बिंग जेनसैन यिन। सीसन जब टैंक के हैंड मूवमेंट्स को देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये वही टेक्निक है जो एल्डर ने मेरे ऊपर की थी। उस टाइम पे वो तो सिर्फ लो लेवल की पाम टेक्निक थी जिसको मैंने सह लिया था। तो फिर ये कैसे यहाँ पे इस डीमन क्लैन के दरिंदे के अटैक को रोकेगी। इसीलिए सीसन पीछे से चिल्ला के कहता है कि संभल गए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब टैंक आगे से पाम अटैक यूज करता है तो वो बड़ी आसानी के साथ स्लैश को पकड़ता है और साइड में ढकेल देता है। इसके बाद वो दरिंदे के ऊपर पाम अटैक करता है। तो पाम अटैक जैसे ही दरिंदे के ऊपर लगता है तो दरिंदा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वो पाम अटैक के साथ ही खिसकते हुए बहुत दूर चला जाता है। सीसन को समझ में आ जाता है कि ये लोग हैंडल कर लेंगे, इसलिए वो जल्दी से पीछे मुड़ के डार्क फिनिक्स से डाउ फायर मांगता है। डार्क फिनिक्स उससे कहता है क्या तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो सीसन को डाउ फायर देते हुए कहता है कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो फिर अभी भी यहाँ पे जिंदा रहने की उम्मीद है। और वो लोग सीसन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे कल्टीवेट करो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग सीसन को देखते हैं और वो जैसे ही होली हार्ट डाउ फायर को अपने हाथों में लेता है तो फिर उसके हाथ जलने लगते हैं। और सीसन को फील हो रहा था कि अगर वो उस डाउ को निकलेगा इसका मतलब यही है कि वो अपने हाथों से अपने दिल के अंदर छुरा भोग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए सीसन डाउ फायर को पकड़ता है और उसे सीधा निकल जाता है। डार्क फिनिक्स जब सीसन को ऐसा करता हुआ देखता है तो वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे तुम एब्जॉर्ब करोगे डाउ फायर को। साइड से गिट्टी भी आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम इस तरीके से स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम एक दिन इसी तरीके से जल के मारे जाओगे, ये तुम्हें पूरी तरीके से झुलझा देगी। और हम लोग सीसन को देखते हैं और सीसन के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा गिट्टी ने कहा था। सीसन जैसे ही डाउ फायर को निकलता है तो वो अपनी बॉडी को अंदर से ही जलाने लगता है। गिट्टी आगे से कहती है मुझे पता था कि ये अपने आप को मारने की कोशिश करेगा, ये शुरुआत से ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए इसने यहाँ पे डाउ फायर निकल ली ताकि ये खुद को मार सके और साथ में हम लोगों को भी मरवा सके। क्योंकि इसने सारी पढ़ी थी दिल टूटे आशिक से, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी डूबेंगे। खैर सीसन का सिस्टम सिर्फ 2 ही 3 चीजों में काम आता है। पहला है तुरंत अपग्रेड कर देना और दूसरा है जो भी पॉइंट अब्सॉर्ब किए गए हैं उन्हें अब्सॉर्ब करना। सीसन जैसे ही डाउ फायर को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है तो वो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर चेंज होने लगते हैं। जैसे जैसे वो जलता है वैसे वैसे उसके फिजिकल पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। दरिंदे की नजर भी सीसन के ऊपर पड़ती है। वो भी पहले हैरान होता है कि ये खुद को जला रहा है या फिर डाउ फायर अब्सॉर्ब कर रहा है। खैर उसे समझने में देर नहीं लगती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए वो सीसन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम खुद को स्ट्रेंथन करना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें सक्सीड नहीं होने दूंगा। लेकिन जब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था उसी टाइम पे टैंक उसके ऊपर पाम अटैक करता है जो उसे सीधा चट्टान में घुसा देता है। तो फिर दरिंदा आगे से दोबारा चिल्लाते हुए खड़ा होता है 80% पावर। लेकिन जब ये अपने ऊपर देखता है तो ऊपर 10,000 पाम हाथ थे। वहीं पे हम लोग टैंक को देखते हैं जो कि आगे से ब्रह्मा 10,000 पाम अटैक करने वाला था और वो दरिंदे के ऊपर 10,000 पाम अटैक करता है। तो दरिंदा भी आगे से हेवनली डेमन स्लैश 80% पावर यूज करता है, जिससे वहां पे स्लैशेस और पाम अटैक धड़ाम धुड़ुम निकलने ही लगते हैं। वहीं पे इनकी इस डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से गेट से लाजवाब एनर्जी फ्लो हो रही थी। एल्डर्स आगे से कहते हैं कि स्पेस के अंदर क्या हो रहा है भाई, इसके बाहर से ही इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो अंदर क्या हो रहा होगा। तो एग्जामिनर आगे से बताती हैं इसका मतलब ये है कि सीक्रेट रियलम के साथ जो रूल्स जुड़े हुए हैं अब वो धीरे धीरे सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट रियलम के अंदर की स्पिरिचुअल पावर लगातार बढ़ती जा रही है। और जब ये एक बार पूरी तरीके से बढ़ जाएगी तो मास्टर सो आगे से पूछते हैं तो फिर क्या होगा। तो एग्जामिनर आगे से बताते हैं कि सीक्रेट रियलम कोलैप्स हो जाएगी और अंदर एक स्पेस सेटर हो जाएगा, यानी कि जैसा सीजन ने किया था बिल्कुल वैसा एक स्पेस आ जाएगा और सीक्रेट रियलम के साथ जो भी उसके अंदर होगा वो सब कुछ स्पेस के अंदर चला जाएगा और हमेशा के लिए मिट जाएगा। इधर हम लोग सीसन को देखते हैं जो कि जलते हुए हमेशा कूल दिखता है। वहीं पे दरिंदे की नजर जैसे ही सीसन के ऊपर थी उसे समझ में आ जाता है कि सीसन लगातार स्ट्रांग होते जा रहा है। अगर एक बार उसने यहाँ पे प्रोसेस खत्म कर दी तो वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए दरिंदा आगे से 90% पावर का यूज करता है और टैंक के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है। टैंक ये वाला स्लैश रोक नहीं पाता और बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसके बाद वो सीसन की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये तीनों सीसन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरिंदा इनके लोगों के ऊपर एक एक स्लैश मारता है और ये एक झटके के अंदर ही नॉकआउट हो जाते हैं। तो फिर अब की बार सीसन को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों भाई आते हैं जो कि एक एक स्लैश दरिंदे के ऊपर मारते हैं। लेकिन दरिंदा आगे से किलिंग डैगर का यूज करते हुए एक ही स्लैश मारता है हेवनली डेमन स्लैशर का, जिसको ये तीनों बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकते
थे, इसलिए वो लगातार सीधा सीसन की तरफ आगे बढ़ रहा था। गिट्टी आगे से कहती है कि उन लोगों को उस स्लैश को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो सीसन की सारी मेहनत चली जाएगी और वो भी मारा जाएगा, और साथ ही में होली डॉ फायर भी, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो स्लैश सीधा सीसन से जाके टकराता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। दरिंदे को पूरा यकीन था कि उसने यहाँ पे 90% पावर की स्लैश का यूज किया है, तो फिर सीसन को पक्का मर जाना चाहिए। लेकिन जब वो सीसन की तरफ देखता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि मेंग्यू ने वहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया था। मेंग्यू हम लोगों को बताती है कि उसने यहाँ पे लाइफ सेविंग सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जो उसकी ग्रैंड एल्डर ने दिया था। ये पलक झपकते ही मौत के समय में झटके से एक्टिवेट हो जाता है और ये बिल्कुल आराम से महायाना स्टेज के कल्टीवेटर तक के अटैक को आराम से रोक सकता है। इसके बाद यहाँ से दोबारा गायब होते हुए कहती है कि मैंने भैया पहले अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है, अब सब तुम पे है। सीसन की कल्टीवेशन या फिर प्रोसेसिंग टेम्परिंग जो भी कहो वो भी कंप्लीट हो जाती है और दरिंदा आगे से कहता है लगे गुरु बहुत बुरे वाले। सीसन जब अपनी आंखें खोलता है तो फिर इसके फिजिकल एट्रीब्यूट 300 तक पहुंच चुके थे और सीसन पलक झपकते ही वहां से गायब होता है और दरिंदे के ऊपर धड़ाम से एक पंच मारता है। दरिंदा सीसन से कहता है दिखा दो कितना ज्यादा पावरफुल बने हो। इधर हम लोग सीक्रेट रेलम के ऊपर स्पेस पे देखते हैं तो वहाँ पे क्रैक पड़ने लगते हैं। डार्क फिनिक्स उन लोगों को बताता है कि ये सीक्रेट रेलम बहुत ही जल्दी कोलैप्स होने वाली है। किट्टी आगे से बताती है कि ऐसा होना ही था, यहाँ पे पावर लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि ये सीक्रेट रेलम के रूल्स को बहुत ही ज्यादा सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये कोलैप्स होने वाली है। अगर उन दोनों में से कोई भी थोड़ी सी भी पावर लेवल बढ़ा देता है तो ये सीक्रेट रेलम धीरे धीरे करके कोलैप्स होने लगेगी। इधर हम लोग सीसन और दरिंदे को देखते हैं और एकदम इक्वली फाइट कर रहे थे। हम लोग सीसन को देखते हैं जो अपनी मसल्स को भी अब कंट्रोल करने लगा था। सीसन पहले पैर के अंदर अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और दरिंदे के मुंह के ऊपर अपना घुटना दे मारता है, जिससे दरिंदा उड़ते हुए एक चट्टान में जा घुसता है। इसके बाद सीसन आगे से ब्लीच के कैरेक्टर वाला अटैक यूज करता है। इसिन कुरोसाकी इचिगो के फादर, वह है फिंगर फ्लिप अटैक। सीसन सबसे पहले फिंगर को पीछे खींचता है और उसके अंदर एनर्जी को इकट्ठा करके सामने की तरफ बूम करके छोड़ता है। एनर्जी लेवल इतना ज्यादा था कि वो किसी की तरह सीधा दरिंदे के पेट के ऊपर लगता है, जो धड़ाम से बहुत ज्यादा किलो फोर्स की फोर्स थी। इसके बाद सीसन मौका न छोड़ते हुए डायरेक्ट दरिंदे के ऊपर अटैक करता है और क्विक पंचेस मारते हुए दरिंदे को पंचिंग बैग बना देता है और उसे ऊपर से नीचे ले जाते हुए लगातार पंचेस मारते ही रहता है और मारते मारते बेचारे की यह हालत कर देता है। सीसन आगे से कहता है कि इतनी बुरी तरीके से अटैक करने के बावजूद सिर्फ इसे इतना ही असर हुआ, ऐसा लगता है कि मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगा। दरिंदा आगे से कहता है मुझे खत्म, मुझे हंसाओ नहीं, मैं अभी तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाया हूँ, अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये सीक्रेट रेलम रहती है या नहीं रहती है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी फुल स्ट्रेंथ क्या है। इसके बाद दरिंदा 100% पावर यूज करता है और इसके पावर यूज करने के बाद ही सीक्रेट रेलम कोलैप्स करने लगती है। यहाँ तक कि जो स्पेस था वो सैटर हो जाता है और स्पेस क्रैक बाहर निकल आता है जो स्पिरिचुअल डोमेन को अपने अंदर खींचने लगता है। सीसन ये क्रैक देख के हैरान हो जाता है और तभी गिट्टी सीसन से कहती है अगर तुम वो स्पेस क्रैक का इस्तेमाल करो तो फिर तुम दरिंदे को हरा सकते हो। सीसन पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि गिट्टी ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस का इस्तेमाल कर रही है। गिट्टी सीसन से कहती है कि उसको उस स्पेस क्रैक के अंदर डाल दो, वहाँ पे टाइम स्पेस टोरेंट है यानी कि बवंडर, और वो हर किसी चीज को रिड्यूस करके जीरो में बदल देता है यानी कि नथिंग। सीसन को भी ये प्लान ठीक ठाक लगता है। वहीं पे हम लोग दरिंदे को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि अब मैं फाइनल स्ट्राइक करने वाला हूँ और मैं स्लैश के साथ में इस पूरे रियलम के साथ में तुम्हें भी 2 हिस्सों में काट दूंगा। तो सीसन उस स्लैश का सामना डायरेक्टली करने जाता है। पीछे से यूजो आगे से चिल्लाता है कि तुम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में उस स्लैश को नहीं रोक सकते हो, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि दरिंदा एक पावरफुल स्लैश मारता है जिसका नाम था अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन। वहीं पे वो स्लैश जैसे ही सीसन के साथ टकराता है तो फिर उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सीसन की सिर्फ आफ्टर इमेज थी। जब तक कि दरिंदा भी ये देख के हैरान हो जाता है, मैं भी हो गया था जब पहली बार पढ़ रहा था। लेकिन सीसन पलक झपकते ही दरिंदे के पीछे निकलता है और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। और ऑफ कोर्स ऑथर ये आफ्टर इमेज वाली चीज हमें एक्सप्लेन करता है क्योंकि पीछे हम लोगों को जी चंग दिखाई देता है और उसी ने ये आफ्टर इमेज बनाई थी और जी चंग ने दोबारा यहाँ पे दरिंदे को चूरन दे दिया। जिसके बाद सीसन उसके ऊपर पंच मारता है और उसे स्पेस क्रैक के अंदर फेंक देता है और स्पेस क्रैक के अंदर जाने के बाद दरिंदा वहीं पे दबके मरने लगता है और सीसन आगे से खुश होते हुए कहता है कि हम लोग आखिरकार जीत गए। इसके बाद वो जगह को देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है स्पिरिचुअल डोमेन अब पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है और हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। ये सभी लोग सीसन के पास आते हैं और उसकी तारीफ कर रहे थे कि तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारा और इस समय महायाना स्टेज के लेवल का था। और जब ये सभी आपस में बातचीत कर ही रहे थे उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि दरिंदा मारा नहीं था, ये मेरी ही तरह हरामी था। ये अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए सीसन को पकड़ता है और उसे अपने साथ स्पेस क्रैक के अंदर घसीट लेता है, ये कहते हुए मैं मरूंगा तो तुझे भी अपने साथ ले डूबूंगा। मून सीसन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन टैंग उसे रोक देता है, ये कहते हुए अगर तुम उसकी मदद करने के लिए जाओगी तो तुम भी उस पूल के अंदर खींच ली जाओगे। जिसके बाद सीसन को भी स्पेस क्रैक के अंदर खींच लिया जाता है और सीसन भी अब यहाँ पे मारा जाता है। सीसन आगे से कहता है कि यही अंत है घंघोर अंधेरा। इसके बाद सीसन को कई सारी आवाजें सुनाई दे रही है, अर्थक्वेक है, बचाओ, बिल्डिंग गिर रही है, हेल्प हेल्प, भागो।
इसके बाद जब सीजन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस टाइम पे आ चुका था जब वो एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था और अर्थक्वेक आया था जिसके नीचे दब के वो और उसकी फैमिली मारी गई थी। सीजन आगे से कहता है कि ये तो मेरा पास्ट है, ये मुझे यहाँ पे क्यों ले आया गया है। खैर सीजन कुछ प्रोसेस कर पाता कि उससे पहले ही सीजन को आसमान में दो गॉड्स दिखाई देते हैं या फिर जो भी हो सेलेस्टियल बीइंग्स, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे और इसी वजह से अर्थक्वेक आया था। और तब जाके सीजन को समझ में आ जाता है कि इन बेवकूफों के लड़ने की वजह से इतना सब कुछ डैमेज हुआ था और कई सारे लोगों ने अपनी जान खो दी थी। इसलिए सीजन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उनसे कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी लड़ाई की वजह से कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन जब सीजन उन्हें पंच मारने की कोशिश करता है तब वो एक अलग जगह पिटे रिपोर्ट हो जाता है। सीजन वहाँ पे रुकता है और इर्द गिर्द देखते हुए कहता है साला अब मैं कहाँ पे आ गया, चीजें तो ऐसे बदल रही है जैसे मेरी जिंदगी नहीं लाइफ हो। खैर सीजन जिस जगह पे आया था वहाँ पे पहले ही कई सारी लाशें थी जो इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी एक गॉड सीजन से कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर समय की तबाही झेलने की ताकत नहीं थी, यानी कि इन लोगों के ऊपर समय ने अत्याचार किया है। सो फॉर टुडे इज इनफ गाइस। अब मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा कि ये स्पेस और टाइम ट्रेवल कहाँ से आ गया, तो मुझे भी पता है मेरा भी हुआ था। तुम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।